न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ रिवीजन, चैप्टर नंबर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ग्रेट चैप्टर। ये चैप्टर पहले बिफोर इन द ओल्ड सिलेबस लॉ ऑडिट में कॉमन था, अब नहीं है। अब ये चैप्टर सिर्फ लॉ में है, बड़ा चैप्टर है, तो इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है एग्जाम में पहले के मुकाबले। ओके, इसको रिवाइज कर रहे हैं। दिस इज द चैप्टर। सेक्शंस का रेंज क्या है? 139। ऑब्वियसली अकाउंट्स खत्म होता है 138 पर, तो 139 से स्टार्ट होगा, 139 से लेके 148। दीज आर द सेक्शंस। 4 बड़े सेक्शंस हैं, 139, 140, 141 एंड 143। ये 4 बिग सेक्शंस को जब तुम कर लेते हो ना, तो पूरा का पूरा चैप्टर एक तरह से रिवाइज हो जाता है। एंड देन देयर आर स्मॉल सपोर्टिंग सेक्शंस आल्सो। यहाँ पर 4 फॉर्म्स आएंगे, एडीटी 1, 2, 3, 4। ओके, सीआरए वाले फॉर्म्स जो है वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट के लिए वो जरूरी नहीं है, वो छोड़ भी सकते हो। लेट्स स्टार्ट। सेक्शन नंबर 139। द बिगेस्ट सेक्शन इज द फर्स्ट सेक्शन, 139, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. It has got 6 parts as you can see on the board. There are 6 orange boxes. Number 1, appointment procedure. Number 2, rotation cooling. Number 3, government company. 4, first auditor. 5, casual vacancy. And 6th, reappointment. So there are 6 big topics. Now एक एक करके start करते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 139 में सबसे पहले अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। ये मेरे नोट्स हैं जो हेल्प करेंगे याद करने में, ठीक है, ध्यान से। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में देयर आर 4 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, audit committee of the company, if there is an audit committee, and if not, then board of directors, they will propose the name of an auditor after considering 3 things about the proposed auditor. Those 3 things are QED, qualification, experience, and pending disciplinary cases. We are not talking about the old disciplinary case against the firm, only the pending disciplinary cases, उनको कंसिडर किया जाएगा और फिर रेकमेंड किया जाएगा नाम। स्टेप नंबर 2, जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप ऑडिटर बनाना चाहते हो उससे पहले कंफर्म कर लो, उससे एक 4 पॉइंट डिक्लेरेशन ले लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब क्या है ना, आप ऐसे अपने मन से तो किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते एजे में, फिर अगला पता नहीं माने नहीं माने, तो पहले उससे कंफर्म कर लो ना कि वो एलिजिबल भी है कि नहीं, वो राजी भी है कि नहीं, सब। तो उससे जो हम 4 पॉइंट सर्टिफिकेट लेते हैं ना, उसको याद करने के लिए मैं एक नया निमोनिक बता रहा हूं, कैप्टन। बोर्ड पे दिख रहा है, निमोनिक है कैप्टन, सी से सीलिंग लिमिट। हर ऑडिटर 20 कंपनीज की ऑडिट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, तो कंफर्म कर लो कि आवर अपॉइंटमेंट विल बी विद इन हिज सीलिंग लिमिट। ए से अपॉइंटमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन एज पर कंपनी लॉ होंगे, मतलब जो टेनर होता है ऑडिटर का वो 5 ईयर्स का ही होता है टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। फिर पी से पेंडिंग डिसिप्लिनरी केसेस की लिस्ट मांग लीजिए आप उनसे। कैप्टन का लास्ट एन से नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141 में लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, तो भाई मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 3, फाइनली एजीएम में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड हिज टेनर विल बी, डू नॉट राइट 5 years in exam, always write till the conclusion of 6th AGM, ठीक है। Till the conclusion of 6th AGM he is appointed, मतलब 5 साल का एक टर्म रहता है, ओके। Within 15 days after his appointment, within 15 days company will file a form ADT 1 with ROC, ठीक है। अब नीचे, हाँ यहाँ तक क्लियर है। एक बार ना एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्या हम लोग लेस देन 5 years के लिए अपॉइंट कर सकते हैं क्या, तो आईसीए का क्लियर स्टैंड है नो, मतलब 5 years के लिए करना पड़ेगा। At a time fixed 5 years, not more than 5 years, not less than 5 years। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो मैंने यहाँ लिखा होगा आईसीआई ब्रैकेट में, ये लॉ में कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये आईसीआई का क्वेश्चन था कि भाई 5 से कम अलाउड नहीं है और 5 से ज्यादा लॉ देता नहीं है, तो फिक्स्ड 5, ठीक है। नेक्स्ट, मैनर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जो बड़ी कंपनीज होती है ना, लिस्टेड 10, 100, 50, उनमें क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर से ही आप 3-4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेके एक कमेटी बनाते हो कॉल्ड ऑडिट कमेटी। तो इफ द कंपनी हैज एन ऑडिट कमेटी, इट फॉल्स इन द बिग कैटेगरी, तब तो ऑडिट कमेटी प्रपोजल वगैरह देगा, और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही प्रपोजल वगैरह देगा, सिंपल है एकदम, ठीक है। इधर टाइप ऑफ द कंपनी, पहला पॉइंट, कंपनी रिक्वायर्ड टू हैव ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177, अगर है तो फिर ऑडिट कमेटी ये सब काम करेगा।
और अगर नहीं है, कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ऑडिट कमेटी, तो आंसर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो फिर ये काम करेगा। ये लोग 3 चीज कंसिडर करेंगे, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड पेंडिंग डिसिप्लिनरी केसेस। ओके, अब ये येलो पोर्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ना आईसीआई ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आने लग गया। गौर से देखो, ऑडिट कमेटी वर्सेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, इन दोनों में लड़ाई हो सकती है। एक बात याद रखना, जीतेगा हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मान लो कि ऑडिट कमेटी एक नाम रेकमेंड कर रहा है और बीओडी को पसंद नहीं है, तो इधर 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 कितना ही कर लो, अल्टीमेटली जीतेगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ध्यान से, वेयर देयर इज ऑडिट कमेटी, audit committee shall recommend the name of the proposed auditor to the board of directors. Number 1, board agrees, बोर्ड बोलता है हमें स्वीकार है, कहानी खत्म, क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है, बोर्ड ने मान लिया, तो जिसका नाम बोला उसी का नाम प्रपोज कर दिया जाएगा एजे में आप लोगों के सामने, कहानी यहां पे है। इफ बोर्ड डिसएग्रीज, तो फिर बोर्ड वापस से ऑडिट कमेटी को बोलेगा कि हम लोग इसके साथ डिसएग्री करते हैं, बिकॉज ऑफ सच एंड सच रीजन, प्लीज आप कोई दूसरा नाम सजेस्ट करो, तो बीओडी वापस दे दिया मामला। अब देखते हैं कि ऑडिट कमेटी मानेगा कि नहीं मानेगा। बॉक्स, इफ द ऑडिट कमेटी आफ्टर कंसिडरिंग द रीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड्स नॉट टू रिकंसिडर, ऑडिट कमेटी भी जिद्दी होता हम तो नहीं मानेंगे, तब क्या होगा। अब इधर देखो, पॉइंट नंबर ए, बीओडी स्टिल डिसएग्री, ऑडिट कमेटी बोलता हम भी रिकंसिडर नहीं करेंगे, बीओडी बोलता हम भी तुम्हारा वाला बंदा अपॉइंट नहीं करेंगे, तो बीओडी अपने वाले बंदा जो भी वो प्रपोज करेगा उसका नाम प्रपोज करेगा और रीजंस वगैरह लिख देगा। बीओडी शैल रिकॉर्ड द रीजंस, कि वो क्यों एसी द्वारा बताए हुए ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना चाहता, और फिर अपना रिकमेंडेशन नोटिस ऑफ एजीएम में डालेगा। तो जीता कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यही अल्टीमेट है। सेकंड सिनेरियो, बोर्ड पिघल गया, मान लो बीओडी ने पहले मना किया, फिर एसी ने बोला हम भी नहीं बदलेंगे, तो बीओडी बोला ओके जाओ ठीक है, तो अब बीओडी अगर मान गया है तो उनका रिकमेंडेड नाम दे देगा, सिंपल है। इस पूरी कहानी का अल्टीमेट सार है, जीतेगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अल्टीमेटली जीतेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही, ठीक है। नाउ ये रिटन कंसेंट मैं पढ़ा चुका हूं वहीं पे नोट्स में, इंटीमेशन वगैरह हो चुका है, दिस इज डन। अब यहां नेक्स्ट, रोटेशन एंड कूलिंग पीरियड। ऑडिटर या तो एक इंडिविजुअल सीए होता है या फिर सीए फर्म होता है। अगर इंडिविजुअल सीए है तो 5 साल के लिए एक टर्म के लिए अपॉइंटमेंट होगा, फिर 5 साल का कूलिंग पीरियड, और अगर सीए फर्म है तो 2 consecutive terms of 5 years and then 5 years का cooling period. This entire concept of rotation and cooling period does not apply to all types of clients. It only applies to big clients. बड़ी कंपनियों में ये रोटेशन ऑडिटर होता है। अगर कोई सीए फर्म है जिनके पास छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं तो वहां ये कोई कूलिंग पीरियड का कंसेप्ट नहीं है। आप 5 years करके आजीवन ऑडिटर बन सकते हो। ये पूरा कंसेप्ट रोटेशन कूलिंग का इट अप्लाइज ओनली ऑन बिग कंपनीज। लुक एट दिस येलो कलर, लिस्टेड 10, 50, 50। लिस्टेड देखो याद करने का निमोनिक, लिस्टेड या तो लिस्टेड है या फिर पब्लिक कंपनी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या एनी कंपनी हैविंग बोरोविंग्स 50 करोड़। ऐसी कंपनियों में ही ऑडिटर का रोटेशन एंड कूलिंग होता है। हर कंपनी में रोटेशन कूलिंग नहीं होता। ये लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें याद रखना कि सिर्फ इनमें होगा। हर क्लाइंट के यहाँ रोटेशन कूलिंग नहीं होता। वो लोग एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं और आपको ये चेक करना पड़ता है कि क्या वो कंपनी इसमें फॉल कर रही है कि नहीं। 99% टाइम इसमें फॉल करती है तो आप बोलते हो रोटेशन कूलिंग लगेगा। इंडिविजुअल सीए है तो 5 साल का ही एक टर्म, फिर 5 का कूलिंग पीरियड, और फर्म है तो 2 बार टर्म लगा के फिर 5 साल का एक कूलिंग पीरियड। ये आईसीआई के क्वेश्चंस हैं तो एग्जाम में याद रखने पड़ेंगे। इधर देखो, ICI नोट 1, ICI नोट 2। ये मैं इसके साथ भयंकर डिसएग्री करता हूं, पर ICI ऐसा चाहता है तो हम तो ICI का एग्जाम दे रहे हैं, हम यही फॉलो करेंगे। ICI क्या बोलती है, जो सीए फर्म हमारी स्टार्ट ऑडिटर थी जिसका टर्म खत्म हो गया और अभी 5 साल का कूलिंग पीरियड चल रहा है, उस 5 साल में आप उसको इंटरनल ऑडिटर की तरह अपॉइंट कर सकते हो, और या फिर उस 5 साल में आप उसको ग्रुप कंपनी सब्सिडी वगैरह में ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। तो ये तो आपने कानून की धज्जियां उड़ा दी। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या था, टू प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस, कि काम खत्म हो गया तो निकलो, अब इस कंपनी में और उस सीए फर्म में कोई रिश्ता
नहीं होना चाहिए 5 साल के लिए, है ना, वनवास पे जाओ। अगर रिश्ता ही कंटिन्यू बना रहेगा तो फिर इंडिपेंडेंस का तो कोई सेंस ही नहीं रह गया। पर आईसीए ने ऐसा बोला, मैं क्या करूं, ठीक है। ये एकदम मतलब गलत इंटरप्रिटेशन लगा मुझे आईसीआई का। पढ़ो, कैन बी अपॉइंट, ये दोनों पढ़ो रेड। ठीक है, इन पे क्वेश्चन आए एग्जाम में और ये एकदम गलत है कि नहीं है। सोचो तुम, कूलिंग पीरियड का मतलब क्या था कि सीए फर्म और क्लाइंट में कोई रिश्ता नहीं रहना चाहिए ताकि इंडिपेंडेंस हो। अरे आप तो इनडायरेक्टली रिश्ता लगवा ही रहे हो। तो ये थोड़ा सा अजीब है, इसलिए याद रखना कि एग्जाम में आएगा तो अपने बोलेंगे हाँ 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 ठीक है, यस, ओके। अच्छा, अब खुद कंपनी लॉ में 3 एक्सप्लेनेशन डाले हुए हैं कंपनी लॉ के अंदर कि कूलिंग पीरियड के दौरान इनडायरेक्टली आप क्लाइंट का काम नहीं कर सकते। देखो जरा, खुद कंपनी लॉ इतना स्ट्रिक्ट है। जैसे एक पार्टनर, एक सीए है जो 2 अलग अलग फर्म में पार्टनर है, तो ये वाली फर्म ने ना 10 साल तक क्लाइंट का काम कर दिया ऑडिट। अब कूलिंग पीरियड में यही पार्टनर अपनी दूसरी फर्म से काम करवा रहा है, नॉट अलाउड, ठीक है। सेकेंड, 2 अलग अलग सीए फर्म है जो सेम ब्रांड नेम के अंदर फॉल करते हैं। ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स आप सुनते हो ना, पीडब्ल्यूसी वगैरह, दे डोंट हैव वन बट मेनी फर्म, दे आर नेटवर्क ऑफ फर्म। तो ब्रांड तो वही है। अब पहले इस फर्म के नाम से 10 साल ऑडिट हो गया, अब कूलिंग पीरियड में उस फर्म के नाम से करा रहे हो, अलाउड नहीं है। थर्ड, हमारी एक फर्म है एबीसी एंड कंपनी, ये 3 पार्टनर्स हैं, 10 साल काम कर लिया। दिस मैन was the signing partner, this man was the client। कौन है? एक्स लिमिटेड लिस्टेड क्लाइंट है, इसका पार्टनर कौन था? साइनिंग पार्टनर, ये जो गोला किया हुआ है। अब कूलिंग पीरियड आता हुआ देख के ये इस फर्म को रिजाइन करके दूसरी फर्म में ज्वाइन कर रहा है, तो इस फर्म पे तो कूलिंग पीरियड लगेगा ही, उस फर्म पे भी कूलिंग पीरियड लग जाएगा 5 साल के लिए। इसको मैं ऐसे बोलता हूं कि ये अगर जाएगा तो अपने साथ कूलिंग पीरियड का जो श्राप है वहां भी लगा देगा, यहां तो है ही, तो दोनों जगह ही 5 साल का कूलिंग पीरियड लग जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है अपने को? ओके, ऊपर फिर नेक्स्ट इधर, ये ऑप्शनल है, ओके, दिस इज ऑप्शनल। पहला ऑप्शन क्या है? इंटरनल रोटेशन। मतलब हमने तो आपको बोला कि आप फर्म को 5-5 साल करके 10 साल के लिए लगा सकते हो, पर कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के क्लाइंट के, वो और ज्यादा इंडिपेंडेंट चाहते हैं। तो उन्होंने बोला भले ही डेलॉयट हमारा ऑडिटर रहेगा 5-5 साल 10 साल, परंतु हर 2 साल में जो डेलॉयट की तरफ से पार्टनर है और जो टीम ऑडिट करेगी वो चेंज होती रहेगी। तो इसको बोलते हैं, फर्म वही है, टेक्निकली ऑडिटर वही है डेलॉयट, पर उसके अंदर जो पार्टनर और टीम है वो हर 2-2 साल में चेंज हो रहा है, तो और ज्यादा इंडिपेंडेंस होगा कि नहीं होगा? इसको बोलते हैं इंटरनल रोटेशन। ये मैंडेटरी है कि ऑप्शनल, ठीक है। अगर क्लाइंट ऐसा चाहता है तो होगा, वरना नहीं। सेकंड, और एक काम कर सकते हो इंडिपेंडेंस के लिए, जॉइंट ऑडिट। 2 अलग अलग कंपीटिंग सीए फर्म्स को अपॉइंट कर दो। आप सोचो बिग 4 में आपस में कंपटीशन है कि नहीं है? अरे बिग 4 गोली मारो, हर सीए फर्म का दूसरे सीए फर्म से कंपटीशन है। तो जब आप 2 सीए फर्म को लगाओगे जॉइंट ऑडिट के लिए, तो आपस में कंपटीशन की वजह से मैंने एमएमएस ढूंढा, तुमने एमएमएस ढूंढा, बढ़िया ऑडिट होगा कि नहीं होगा? तो जॉइंट ऑडिट के लिए भी जा सकते हैं। अगेन दिस इज ऑप्शनल, ठीक है। रिलायंस में जॉइंट ऑडिट होता है। नेक्स्ट, इधर ये येलो बॉक्स, ठीक है। येलो बॉक्स मीन्स इंपॉर्टेंट, और ऐसा इंपॉर्टेंट जो अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हेडिंग पढ़ो। अब मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं, यहां पर आप लोग को रीड करना है, ठीक है। ऊपर हेडिंग पढ़ो, मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स डॉट 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 ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। पॉइंट नंबर 1, कंपनी रिक्वायर्ड टू हैव ऑडिट कमेटी, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी ही नया नाम रेकमेंड करेगी, पुराना वाला का टर्म खत्म हो रहा है, वो जा रहा है, तो नया नाम कौन रेकमेंड करेगा? ऑडिट कमेटी। शैल रेकमेंड द नेम, बीओडी उनके दिए हुए रेकमेंडेशन को कंसिडर करेगा और फिर रेकमेंड करेगा। ग्रेट।
सेकेंड, कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ऑडिट कमेटी, तो वहां पर ये नए फर्म का नाम कौन रेकमेंड करेगा? बीओडी। एग्जाम में ये दोनों नहीं आता, ये वाला आता है। थर्ड वाला क्या है? कंपनी वॉलंटरली, मतलब उनके यहाँ ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है नहीं, फिर भी उन्होंने बना रखी ऑडिट कमेटी, तो अब क्या होगा? ऑडिट कमेटी नाम रेकमेंड करेगा, बीओडी उनके रेकमेंडेड नाम को कंसिडर कर भी सकता है, नहीं भी, मतलब कंसिडर भी नहीं करेंगे। अगर ऑडिट कमेटी वॉलंटरली बनाया हुआ है तो उनका रेकमेंडेड नेम को बीओडी कंसिडर भी नहीं करेगा। चॉइस है बीओडी की, माने कि नहीं माने, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, ये पहला टॉपिक था। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर बहुत बड़ा, और रोटेशन कूलिंग ये हो गया। अब ना एक पेज के छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे सेक्शन नंबर 139 पर, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग क्या दिख रहा है मुझे? अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। सपोज ये आपकी कंपनी यहाँ इनकॉर्पोरेशन होती है, यहाँ से 30 डेज के अंदर बीओडी विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, और अगर बीओडी नहीं करते हैं तो 3 मंथ्स के अंदर कौन करेगा? शेयर होल्डर्स करेगा इन ईजीएम। अब ये 3 मंथ्स को लेके या 90 डेज को लेके एक बहस है कि 90 डेज यहां से स्टार्ट होगा या यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि दोनों में आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। 90 डेज अगर इनकॉर्पोरेशन से लोगे तो टोटल 90 है, और अगर 30 खत्म होने के बाद लोगे तो 120 है। तो इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, डिबेट है। तो तुम ये बोलो चाहे वो बोलो, दोनों चलेगा, इस पे कभी क्वेश्चन आता नहीं बहस के लिए, ठीक है, क्योंकि आईसीए ने भी इस पे अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। इंटरनेट इज डिवाइडेड, पीपल आर डिवाइडेड, कोई बोलता है 90 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, कोई बोलता है 90 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, तो दोनों मेरे लिए बराबर है। नेक्स्ट टॉपिक, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। अगर सीए ऑडिटर का पोजीशन खाली होता है, नॉट बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन बट एनी अदर रीजन, सर एनी अदर रीजन, मर गया सीए, या फिर फर्म ही डिसॉल्व हो गई सीए फर्म, या फिर सीए इनकैपेसिटी हो गया, मेंटल अनसाउंड वगैरह, या एनी अदर रीजन एक्सेप्ट रेजिग्नेशन, तो वो बहुत इजी है। 30 डेज के अंदर बीओडी विल फिल द वैकेंसी। हु विल फिल? बीओडी विल फिल विद इन 30 डेज। तो ये आता नहीं है एग्जाम में, ये इजी है ना, तो आता नहीं है। आता कौन सा? नीचे वाला। सीए छोड़ के गया है, रिजाइन करके गया है। सीए जब रिजाइन करता है ना, तो हमेशा हम लोग प्रेज्यूम करते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ है। जरूरी नहीं कि गड़बड़ हो सकता है उसका पर्सनल रीजन से उसने रिजाइन किया हो, ठीक है, लेकिन हम लोग प्रेज्यूम करते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ है, वी प्रेज्यूम दैट, ठीक है। तो इसीलिए लॉ में नियम है कि इफ द सीए रिजाइंस द वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय डुअल अप्रूवल। डुअल, सबसे पहले तो बोर्ड फिल करेगा, जैसे ये रिजाइन किया तो 30 डेज के अंदर बीओडी अपनी तरफ से एक बंदा लेके आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करेंगे। तो एक बार के लिए तो बीओडी 30 डेज में लेके आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप मीटिंग बुला के शेयर होल्डर से उसको अप्रूव करा लेना। तो बीओडी भी लाएगा 30 दिन में, और फिर 3 महीने में शेयर होल्डर्स भी आके अप्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या लगता है? डुअल अप्रूवल। एक बात जो ऑब्वियस है, ये बंदा जो आता है ना वैकेंसी को भरने के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए आता है, ये टिल कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम नहीं आता, ये आता है टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। नेक्स्ट एजीएम का मतलब होता है जो सामने एजीएम आने वाला है वो, ठीक है। मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ। इंडियन इंग्लिश में और एक्चुअल ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा फर्क है। जैसे इंडियन इंग्लिश में हम लोग हर चीज का हिंदी का अंग्रेजी करते हैं। अभी सपोज मान लो कि आज है फ्राइडे, आज है फ्राइडे, और मैं बोलना चाहता हूं संडे। मैं सपोज बोलना चाहता हूं कि इस संडे को ये है ऐसा, तो मैं इंडिया का हूं तो मैं तो बोलूंगा कमिंग संडे। कमिंग संडे मतलब परसों, ठीक है। और अगर मैं बोलूं नेक्स्ट संडे तो तुमको लगेगा सर ये वाला नहीं, अगला वाला संडे। ये है इंडियन इंग्लिश, ये गलत इंग्लिश है। ब्रिटिश इंग्लिश में होता है जो सामने आ रहा है वही है नेक्स्ट। तो जो सामने संडे आ रहा है परसों, उसी को बोलते हैं नेक्स्ट संडे। इट डजंट मीन कि नेक्स्ट मतलब अगला संडे, समझ गए। तो लॉ में आप लिखा हो देखोगे
कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए जो लोग आते हैं दे होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। नेक्स्ट मतलब ये नहीं कि ये वाला प्लस अगले वाला, नो, यही वाले को बोलते हैं नेक्स्ट एजीएम, कमिंग एजीएम। तो इन बंदे का टेनर क्या होता है वैकेंसी वालों का? नेक्स्ट एजीएम, ठीक है। फर्स्ट ऑडिटर का टेनर क्या होता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। नॉर्मल ऑडिटर्स का टेनर क्या होता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम। वैकेंसी वालों का क्या होता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। सबकी भाषा वही है, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, सिक्स्थ एजीएम, नेक्स्ट एजीएम, ऐसा भाषा है, दिक्कत नहीं। अब ये है गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर। इसके लिए ना मैंने ये 3 डायग्राम्स बना दिए जिससे तुरंत एक बार में टाइम याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय CAG ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अक्सर मैं CAG वगैरह दिखाता रहता हूं। अभी जो CAG हैं राइट नाउ वो 6 साल के लिए अपॉइंटेड है। ये संजय मूर्ति, ये 2024 में बने हैं, तो जब तक तुम फाइनल पास करोगे यही रहेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। इंडिया में ऐसे CAG का टर्म कितने साल का होता है? 5 का नहीं होता, 6 साल का टेनर होता है, ठीक है। 6 साल का इनका टर्म होता है, ओके। मतलब चुनाव का साइकिल 5 साल का होता है, इनका एक एक्स्ट्रा है कि अगली सरकार देख के जाओ पर होता क्या, इसमें एक झमेला है। इसमें नियम होता है टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम और द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। तो अभी पिछले 4-5 जो CAG बने हैं ना, सब 6 साल खत्म होने के पहले ही हट गए बिकॉज उनका बर्थडे आ गया, 65th बर्थडे आते उनको हटना पड़ा है। तो कोई भी 6 पूरा नहीं किया। अब इनका बर्थडे दिया हुआ नहीं है कहीं पे भी, तो नहीं तो मैं कैलकुलेट कर लेता। ये पिछले वाले CAG ये थे, ठीक है, गिरीश मुर्मू। तो इनका तो बर्थडे लिखा हुआ था तो कैलकुलेटर समझ में आ गया था ये 6 पूरा करने वाले नहीं है और हट गए। अब इनका दिया हुआ नहीं है संजय मूर्ति का। नाउ हर गवर्नमेंट कंपनी में हु इज गोइंग टू अपॉइंट द ऑडिटर? CAG। अच्छा, यहां गवर्नमेंट कंपनी का मतलब डेफिनेशन वाला भी और नॉट डेफिनेशन वाला भी। जैसे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? अ कंपनी इन विच 51% पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय CG और SG एंड सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अब वो डेफिनेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। कुछ कुछ ऐसी गवर्नमेंट कंपनी होती है जो उसमें फॉल नहीं करती, पर इनडायरेक्टली आप देखोगे तो गवर्नमेंट कंपनी ही है। तो उन्होंने बोल दिया एनी कंपनी वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, और उसका ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? CAG। अब यहां पर इनका टाइम लिमिट्स पहले से पढ़ लो। देखो टाइम लिमिट देखो तो जरा, उस साइड पढ़ो एकदम व्हाइट कलर में, क्या लिखा पढ़ो? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, फिर टिल द कंक्लूजन ऑफ, फिर टिल द कंक्लूजन ऑफ, मतलब यहां कहीं भी सिक्स्थ एजीएम नहीं है। यानी गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होता ही नहीं है। फर्स्ट ऑडिटर तो फर्स्ट एजीएम तक होगा, बाकी सारे बस अगले एजीएम में हटो हटो हटो, ठीक है। हु अपॉइंट्स द फर्स्ट ऑडिटर? CAG। अब ये देखो हेडिंग, रीड द फर्स्ट हेडिंग। फर्स्ट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? 60 डेज के अंदर CAG, नहीं किया तो 30 डेज के अंदर BOD, नहीं किया तो 60 डेज के अंदर शेयर होल्डर्स। तो टाइम लिमिट क्या है? 60, 30, 60। अब ये वाहियात है, CAG क्यों नहीं करेगा? CAG क्यों नहीं करेगा? कि आप जो ये गेम खेल रहे हो, ये नहीं तो ये नहीं तो वो, फिर तो और एक काम करो, शेयर होल्डर नहीं तो ये तो गेम चल रहा है। वाई विल नॉट CAG डू इट? फिर नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द सब्सीक्वेंट ऑडिटर? तो इसकी में एक ही टाइम लिमिट है, 180 डेज। फाइनेंशियल ईयर कमेंस हुआ, फाइनेंशियल ईयर कमेंस हुआ, वहां से 180 डेज में CAG करेगा। इस बार भी तो बोलना चाहिए था कि 180 डेज में CAG नहीं करेगा तो फिर BOD या शोल्डर, नहीं बोला ना, तो ऊपर भी क्यों बोलने की जरूरत थी? जबरदस्ती का बोला गया और उससे फालतू का एक लोड बढ़ गया पढ़ते लॉ में। थर्ड, कैजुअल वैकेंसी। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में ना कैजुअल वैकेंसी में कोई बाइफर्केशन नहीं है कि रेजिग्नेशन की वजह से है कि किस वजह से, एनी वजह से है। यहां पे डुअल अप्रूवल का सिस्टम
नहीं है, यहाँ एनी वजह से। वो अगर कैजुअल वैकेंसी हो रहा है, चाहे डेथ और रेजिग्नेशन और रेजोल्यूशन व्हाटएवर, दो ही काम है, 30 डेज में कौन करेगा? नहीं किया सीएजी तो 30 डेज में कौन करेगा? बीओडी। बस यहाँ यही सिस्टम है, यहाँ रेजिग्नेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये वही राइटअप है। अब ये 139 का लास्ट टॉपिक है। ओके, री अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। एक बार सोचो कि रोटेशन और कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तब तो आप ऑडिटर को 5 साल करके बार बार री अपॉइंट कर सकते हो, कोई रोटेशन कूलिंग पीरियड का चक्कर नहीं है। ठीक है, जब एक ऑडिटर को आप री अपॉइंट करते हो तो देर आर थ्री केसेस व्हेन यू कैन नॉट री अपॉइंट द ऑडिटर। वो 3 केसेस याद रखने के लिए निमोनिक क्या है? निमोनिक है 10। डी से डिस्क्वालिफाइड हो गया तो नहीं कर सकते। यू से अनविलिंग है, बनना नहीं चाहता, बाहर में जाओ। एस से शेयर होल्डर्स ने एसआर पास करके बोल दिया इसको तो कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो फिर वो रीअपॉइंट नहीं होगा। दैट कंप्लीट्स सेक्शन 139। बड़ा सेक्शन था अपॉइंटमेंट को लेके, बहुत सारी बातें थी ना। आप लोग पाओगे कि 139 ना, क्योंकि ये पहला सेक्शन होता है, तो students are pretty much confident in this because in any chapter the first part of the chapter is revised by a student many times, but as and when we move ahead 140 141 143 आप देखोगे कॉन्फिडेंस कमजोर हो रहा है, मतलब बातें याद नहीं आ रही हैं, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो अब यहां से रिवीजन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, 139 is about अपॉइंटमेंट, 140 इज अबाउट रिमूवल। या तो हम रिमूव कर रहे हैं या वो खुद रिजाइन करके जा रहे हैं। ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला रिमूवल के 3 केसेस हैं। पहला रिमूवल बिफोर एजीएम। बिफोर एजीएम का मतलब है हम लोग उसको एजीएम तक भी टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने उसको 5 साल के लिए रखा, तो वो सपोज मान लो एजीएम नंबर 1 में अपॉइंट हुआ है, ठीक है, तो कब तक चलेगा? एजीएम 2, एजीएम 3, एजीएम 4, एजीएम 5, एजीएम 6। तो एजीएम के दिन भी अगर आप हटाते हो तो उतनी गंदी बात नहीं है। आपने उसको उस फाइनेंशियल ईयर का कंप्लीट करने दिया कि ये लो ऑडिट रिपोर्ट लो कंप्लीट करो। ठीक है, बिफोर एजीएम का मतलब है आपने वो वाला टर्म भी बीच में छुटवा दिया, उस वाली फाइनेंशियल ईयर का भी ऑडिट कंप्लीट करने नहीं दिया, ऑडिट रिपोर्ट हैंडओवर करने नहीं दिया। तो ये सीरियस काम है, तो इतना बदतमीजी अलाउड नहीं है। अगर ऐसे केस में ऑडिटर को हटाना है तो सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका? सीजी। सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लो। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या लिखा है? आरडी, फुल फॉर्म। सेंट्रल गवर्नमेंट आरडी से अप्रूवल लेने के लिए कौन सा एप्लीकेशन देंगे? एडीटी 2, और फिर उनका अप्रूवल आएगा। आरडी का अप्रूवल आने के बाद आपको फिर एसआर पास करना है और फिर हटेंगे। तो हटाना महा मुश्किल है। डू यू थिंक आरडी विल ग्रांट अप्रूवल टू रिमूव द ऑडिटर बिफोर हियरिंग द ऑडिटर साइड ऑफ द स्टोरी? तो हियरिंग होगा और ऑडिटर तो सारी पोल खोल कर रख देगा भाई कि ये गड़बड़ है। तो इसीलिए ये वाला तरीका बहुत हार्श है, इसमें ऑडिटर को हटाना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, एक दूसरा चीज है वो अलाउड है, वो सिंपल है, वो है ये वाला रिमूवल एट एजीएम। इसका मतलब क्या होता है कि हम आपको, ऐसे तो आपका टर्म था टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम, पर हम आपको 2nd, 3rd, 4th या 5th पे हटा रहे हैं। आपका टर्म है टिल 6th एजीएम, बट वी आर रिमूविंग यू एट 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो यहाँ पे बात हो जाती है कि आप ये वाला फाइनेंशियल खत्म कर दो, इसको ऑडिट रिपोर्ट दे दो, फिर एजीएम के दिन हम आपको चेंज कर देंगे। इसको इनफैक्ट रिमूवल माना ही नहीं जाता, इसको माना जाता है चेंज ऑफ ऑडिटर। क्या माना जाता है? चेंज ऑफ ऑडिटर। क्या आपने एजीएम वाला खत्म कर दिया फिर हटा रहे हो आप, तो ये चलेगा। इसके लिए प्रोसीजर है अम्ब्रेला डायग्राम। क्या प्रोसीजर है इसका? अम्ब्रेला डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या सिस्टम होता है कि कंपनी रिसीव्स अ स्पेशल नोटिस, कंपनी रिसीव्स अ स्पेशल नोटिस फ्रॉम हुम? members holding 1% of voting power or 5 lakh rupees capital as per section 115।
तो ये लोग मिलके कंपनी को 14 दिन पहले एक स्पेशल नोटिस देंगे कि हम हटाना चाहते हैं। कितना दिन पहले? 14 क्लियर डेज पहले। याद करो, 14 चैप्टर 7 14 क्लियर डेज पहले स्पेशल नोटिस देंगे। कंपनी उसकी एक कॉपी ऑडिटर को दे देगी कि आपको हटाने का प्रस्ताव आया है, आप हटे नहीं हो, प्रस्ताव आया है। हटोगे तो तब जब एजीएम में ओआर पास होगा तो आपको भी अगर कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। तो ऑडिटर विल गिव अ रिप्रेजेंटेशन लेटर। उसमें आईसीआई का क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि ज़्यादा चूंचा मत करना, काम पाने के लिए उतावलापन मत दिखाना, सिर्फ इतना ही बोलना, सिर्फ इतना ही, ना बढ़ा चढ़ा के बोलना कि मैंने आज तक आप लोगों के लिए क्या किया नहीं किया, कुछ नहीं, बस इतना बोलना कि आज तक हमने अपना काम इंडिपेंडेंस के साथ किया है और अगर अपॉइंट किया तो आगे भी इंडिपेंडेंस के साथ अच्छे से करते रहेंगे। बस 2 लाइन का चिट्ठी, ठीक है। कंपनी स्पेशल नोटिस की कॉपी और रिप्रेजेंटेशन की कॉपी 7 क्लियर डेज बिफोर एजीएम सर्कुलेट करेगा। अगर एजीएम में ओआर पास हो गया तो टाटा गुड बाय, और अगर नहीं पास हुआ तो आप नहीं हटोगे, आप चिपके रहोगे, ठीक है। अच्छा, एक जाएगा दूसरा आएगा, तो सपोज ओआर पास करके उसको हटाया तो नया लाने के लिए एक ओआर पास होगा टू अपॉइंट अ न्यू ऑडिटर। अगर इन्होंने कुछ भी उल्ट पलट लिखा अपनी चिट्ठी में सीए ने, तो कंपनी उसकी कॉपी एनसीएलटी को दे देगा और फिर एनसीएलटी कंपनी को बोल देगा कि डोंट सर्कुलेट द रिप्रेजेंटेशन, डोंट रीड द रिप्रेजेंटेशन, और एनसीएलटी में केस करने का जो पैसा लगा वो भी इससे ले लो, लीगल केस का पैसा, ठीक है। एक और चीज होगी जो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, एक कंपनी इसकी चिट्ठी का कॉपी श्री आईसीआई को भी दे देगा और फिर आईसीआई जो है ना इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा, ठीक है। ये दोनों थे रिमूवल बिफोर एजीएम, रिमूवल एट एजीएम, ठीक है। एक बार येलो कलर का जो बॉक्स है ना वो याद करो, देन आई विल शो यू समथिंग। अगर बिफोर एजीएम रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? मेन 2 काम क्या करना पड़ेगा? बोर्ड जो तो बादू है, बोर्ड तो हर चीज के लिए पास कर देता है, मेन है आरडी का अप्रूवल और सीजी का एसआर पास करना पड़ेगा। इसकी टाइम लिमिट होती है 30 डेज, एक्स डेज, 60 डेज। बीआर पास करने के बाद 30 डेज में एप्लीकेशन जमा करो, फिर आरडी अपना एक्स टाइम लगा के अप्रूवल देगा, आरडी के अप्रूवल आने के बाद 60 डेज के अंदर एसआर पास करो, ठीक है। 30 डेज, 60 डेज। बीआर पास करने के बाद 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन दो, फिर एक्स डेज में आरडी ऑर्डर देगा, फिर जिस ऑर्डर आया वहां से 60 डेज के अंदर क्या करना है? एसआर पास करना है। ऑडी अल्टरम पार्टम मतलब आरडी बिना हेयरिंग के रिमूवल का ऑर्डर पास नहीं करेगा, ठीक है। प्लीज रीड दिस डायग्राम, ये वाला। ठीक है, क्लियर है? हटा दूं इसको मैं। नेक्स्ट, रिमूवल एक्ट एजीएम, मतलब एजीएम के दिन हटा रहे हैं, अम्ब्रेला डायग्राम। इसमें 2 ही मेन काम करना है, क्या? स्पेशल नोटिस शुड बी रिसीव्ड एंड पास ओवर। ये स्पेशल नोटिस वर्ड ना पूरे लॉ में सिर्फ वहीं पर आता है, तो याद रखना है, स्पेशल नोटिस एंड ओआर। अम्ब्रेला तो हो ही चुका है। अब नेक्स्ट, रिमूवल बाय एनसीएलटी। ऑडिटर ने फ्रॉड किया, ऑडिटर ने फ्रॉड मतलब ऑडिटर इज द फ्रॉडस्टर, गलत आदमी है, तो सजा मिलेगी नहीं। नॉर्मली ऑडिटर को जो सजा मिलती है इस पूरे चैप्टर में वो सेक्शन नंबर 147 में मिलती है, पर अगर ऑडिटर ने फ्रॉड किया है तो उसको सजा मिलेगी 447 में, ठीक है। रिमूवल बाय एनसीएलटी, ओके।
एनसीएलटी रिमूवल करेगा, इसमें तीन तीन चीजें हैं। एक तो एनसीएलटी कंपनी को ऑर्डर करेगा कि ऑडिटर को हटाओ, रिमूव। सेकेंड, उस फर्म पे बैन लगा देगा, 5 साल का बैन है, वो लोग और कहीं ऑडिट नहीं कर पाएंगे, 5 साल का बैन लगेगा फर्म पे और उस सीए पे। बाकी सीए लोग अलग होकर अपना एक नया फर्म बना सकते हैं, पर उस सीए फर्म के नाम पर और उस सीए जो साइनिंग पार्टनर से फ्रॉड किया उस पर 5 साल का बैन है। अरे एक बार सोचो ना, सपोज तुम पीडब्ल्यूसी में पार्टनर हो, तुम पीडब्ल्यूसी में पार्टनर हो, अब पीडब्ल्यूसी का कोई पार्टनर कांड करके आया है तो उस पर बैन लगेगा, तुम पे काय को बैन लगेगा? तुम पीडब्ल्यूसी छोड़ के किसी और फर्म में घुस जाना, तुम काम कर सकते हो, ठीक है। और उस पार्टनर को सजा कौन सी मिलेगी? 447। लुक एट द बोर्ड। एनसीएलटी इस तरह का ऑर्डर पास कब करेगी? नंबर 1, सुओ मोटो, मतलब अपनी मर्जी से। अब अपनी मर्जी का मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, कि एनसीएलटी में ऑलरेडी कोई मुकदमा चल रहा होगा, उसमें एनसीएलटी को रियलाइज हुआ कि ऐसा करना है तो एनसीएलटी करेगी। किसी ने एनसीएलटी से डिमांड नहीं किया, पर कोई और मुकदमा चल रहा होगा उसमें एनसीएलटी को लगा ऐसा, तो वो लोग ऑर्डर पास करके हटा सकते हैं एनसीएलटी, इस ऑडिटर को। सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शिकायत लगाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब शिकायत लगा रही है एनसीएलटी का तो पूरा सबूत लेके लगाती है, तो एनसीएलटी फटाफट ऑर्डर पास करता है विदिन 15 डेज। जब सेंट्रल गवर्नमेंट शिकायत लगाती है तो एनसीएलटी फटाफट ऑर्डर पास करती है विदिन 15 डेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, एनी पर्सन शिकायत लगाया एनसीएलटी में, अब एनसीएलटी 15 दिन में नहीं, सोच समझ के टाइम लगा के फिर ऑर्डर पास करेगी। तो एनसीएलटी ऑर्डर कब पास करती है? सुओ मोटो, ऑन एन एप्लीकेशन बाय सीजी, ऑन एन एप्लीकेशन बाय एनी पर्सन। एनसीएलटी जो ऑर्डर पास करती है, पास ऑर्डर, उसमें 3 चीजें होती है, पढ़ो। ठीक है, क्लियर? लास्ट केस क्या लिखा है? रेजिग्नेशन, ऑडिटर शैल फाइल ADT 3 विथ 1, 2, 3 ROC कंपनी, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो CAG। अब रेजिग्नेशन के ऊपर ना बहुत एक हाईफाई क्वेश्चन आता है जिसमें लोग 2 सेक्शन को मर्ज करते हैं, 139 एंड 140। तो मैंने उसका एक डायग्राम बनाया है, मैं शो कर रहा हूं। ऊपर वाला डायग्राम प्लीज पढ़ो। देख रहे हो, 2 एंगल है। फर्स्ट, उस बंदे ने अगर रिजाइन किया है तो वो एक फॉर्म भरेगा ADT 3, रीजन लिखेगा कि क्यों रिजाइन किया है, और ये फॉर्म कंपनी को देगा, ROC को देगा, और गवर्नमेंट कंपनी है तो CAG को देगा। दैट इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। रेजिग्नेशन फॉर्मेलिटीज, सेक्शन नंबर 140। अगर उसने ये फॉर्म नहीं जमा किया तो पेनल्टी है। अगर उस सीए ने रिजाइन करने के बाद ये फॉर्म जमा नहीं किया तो पेनल्टी है। सर कितनी पेनल्टी है? 50,000 और ऑडिटर्स रेमुनरेशन विच एवर इज लेस। लेट्स से कि ऑडिटर का रेमुनरेशन है 1 लाख रुपया, तो 50,000 और 1 लाख रुपया विच एवर इज लेस, यानी 50,000, तो पेनल्टी होगी 50,000 प्लस फॉर्म कितने दिन में जमा करना है? विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन,
लेट कर रहे हो आप, 40 दिन हो गए तो 10 दिन लेट हुआ है, तो 10 दिन का 500 रुपया करके जोड़ के बोलो, तो 55,000 की पेनल्टी लगेगी। कितनी? अब मैं थोड़ा चेंज करूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। मिनिमम पेनल्टी 50,000, उसकी ऑडिट फीस 1 लाख है, तो 50,000 और 1 लाख पीछे 50,000 प्लस 500 रुपया पर डे। बहुत लेट हो रहा है, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, लेट से 200 दिन लेट, 200 दिन लेट, तो इंटू 500 कितना आएगा? तो भी ज्यादा नहीं आ रहा है, 500 इंटू 200 इज कमिंग टू आई थिंक 1 लाख प्लस 50,000 1.5 लाख, ये भी चलेगा। अब मान लो और लेट हो गया, 400 दिन लेट हो गया, जो कि इम्पॉसिबल है, पर हो गया। सीएलओ का काम है सुबह से रात तक लीगल कंप्लायंसेस करना, और सीए ऐसा सीएलओ करते हैं ना भाई, क्लाइंट का करवाते हैं, और वो खुद अपना फॉर्म ही जमा नहीं कर रहा। मान लो 400 दिन मजाक चल रहेगा, साल भर पार, मतलब क्या सोता रहता है क्या कुंभकर्ण? तो 400 इंटू 500 करूंगा तो 2 लाख प्लस 50, 2.5 लाख तक नहीं जाएगा। मैक्सिमम पेनल्टी है 2 लाख, ठीक है। ये पेनल्टी याद रखनी है, 4 माह का क्वेश्चन आता है, 4 माह का, कि रिजाइन करने पे क्या करना है। तो स्टूडेंट बोला हाँ हाँ जमा करेंगे जमा करेंगे, बोला नहीं जमा किया तो क्या होगा, वो आता नहीं हमको, पेनल्टी हमें याद नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है ना। 50,000 और फीस विच एवर इज लोअर प्लस पर डे का 500, मैक्सिमम 2 लाख, तो याद करना है। अच्छा तुम तो चले गए छोड़ के इनको, तुम्हारे रिजाइन करने से इनके यहाँ क्या हो गया? कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन को भरने के लिए क्या चाहिए? डुअल अप्रूवल, बताया था ना, रेजिग्नेशन वाली वैकेंसी खास होती है, क्या चाहिए? डुअल अप्रूवल। सबसे पहले बीओडी अपॉइंट करेगा बाय पासिंग बीआर इन 30 डेज, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स में शेयर होल्डर्स ईजीएम में। क्या सही है, दिख रहा है तो बोर्ड पे? रेजिग्नेशन क्लियर है, खाली एक ही दिक्कत है सर, ये पेनल्टी। अब मैं ये पेनल्टी, जैसे एक बात बोलता हूँ, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, मैं स्टेप में याद रखता हूँ। मैं बोलता हूँ 50,000 से 2 लाख, 50,000 से 2 लाख, फिर मैं बिल्टअप चालू करता हूँ 50,000 प्लस 500 रुपया पर डे अप टू 2 लाख, फिर 50,000 और ऑडिट फीस विच एवर इज लेस। बहुत कम चांस है कि ऑडिट फीस 50,000 के नीचे होगा, पर मान लेते हैं कि ऑडिट फीस है 20,000 रुपया, तो 20,000 और 50,000 विच एवर 20,000 प्लस 500 रुपया पर डे, ठीक है। अरे एकदम ही छोटा छोटा कोई कंपनी होगा ना, उसमें इतना कम फीस होगा, वरना इतना कम फीस होने वाला नहीं है। देखो क्लियर है, ये हम लोगों ने 140 कंप्लीट किया, 139 140, 2 मैसिव सेक्शंस। एक बार बोर्ड को ताको, अब ये तुम्हारे आंखों के सामने चैप्टर चालू हुआ, जस्ट फोकस ऑन द येलो पार्ट, ठीक है। यहां ये है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, फिर उधर ऑडिट कमेटी और बीओडी में झगड़ा, ये येलो है कैप्टन की 4 पॉइंट में क्या होता है? कैप्टन। फिर इधर मुझे कुछ ज्यादा येलो दिख रहे हैं, रोटेशन कूलिंग किस पर होता है? लिस्टेड 10 50 50। फिर ये 3 एक्सप्लेनेशंस थे कि अपने साथ और भी जगह पे कूलिंग लगा देगा। फिर उधर फिर से वॉलंटरी ऑडिट कमेटी को अपॉइंट किया है, तो उसकी बात सुनने की भी जरूरत नहीं है। फिर वैकेंसी कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन डुअल अप्रूवल। फिर इस पार्ट में गवर्नमेंट कंपनी वाले पोर्शन में टाइम लिमिट्स याद करना पड़ेगा। उधर रिमूवल रेजिग्नेशन में मास्टर समरी चार्ट, फिर नीचे रिमूवल बिफोर एजीएम, ये पेज पूरा वाइट है कुछ नहीं। अगले पेज पे रेजिग्नेशन की डायग्राम और एनसीएलटी का डायग्राम, ये है कंप्लीट। मतलब इतना बड़ा ह्यूज कंटेंट, इतना बड़ा ह्यूज कंटेंट है 2 सेक्शन का, बट इसमें भूलते हम लोग सिर्फ वो येलो वाला ही है, उसको कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे रेजिग्नेशन वाली ये टॉपिक दिख रही है ना, ठीक है। इसमें मेन चीज तुमको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि व्हेनेवर रेजिग्नेशन हैपेंस 2 सेक्शंस आर अट्रैक्टेड।
एक तो वो जा रहा है तो वो सबको गुड बाय टाटा बोल के जाएगा फॉर्म देके, और दूसरा जाने की वजह से खाली भी तो हो गया भाई, तो वैकेंसी को भरोगे कि नहीं भरोगे, तो वो भी तो एक एंगल है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट 141, 2 पेज का सेक्शन है, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, अब भर भर के क्वेश्चन है इसके ऊपर। डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, एक मैंने मास्टर समरी चार्ट बना रखा है, ये रहा यहाँ येलो में, इससे काफी हद तक आराम से रिवाइज हो जाएगा। हाँ, कुछ कुछ चीजों के लिए थोड़ा डिटेल में घुसना पड़ेगा, तो उधर भी देखो येलो येलो डायग्राम्स दिख रहे हैं क्या, 3 येलो डायग्राम्स होंगे उस साइड में, और फिर नीचे में और एक येलो होगा सीलिंग लिमिट वाला एग्जामिशन, ठीक है। फिर ये वाला तो तुम नहीं भी पढ़ो तो चलेगा, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है, ये आता है कभी कभी एग्जाम में, इससे मैंने लिख के डाला है, ठीक है। इस पर स्टार्ट करते हैं। मैं ये भी बता देता हूं, इधर ध्यान सुनो, इंडिया में राइट नाउ मल्टी डिसिप्लिन फर्म नहीं है। मल्टी डिसिप्लिन फर्म का मतलब होता है इसमें सीए, सीएस, सीएमओ, एडवोकेट, अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं, परंतु लॉ में लिखा है तो अपने को चुपचाप मानना पड़ेगा। मान लो आपने एक मल्टी डिसिप्लिन फर्म बनाई है जिसमें 6 नंबर याद रखना, लिखूं क्या मैं, 6 सीए, 2 टोटल 11 लोग हैं। इस फर्म में मेजॉरिटी किसकी है, मेजॉरिटी का मतलब ये मत देखना कि जो सबसे ज्यादा है, नहीं, मेजॉरिटी का मतलब 11 का मेजॉरिटी, 11 में मेजॉरिटी क्या होता है 6, तो 6 ना सी है, तो ये मल्टी डिसिप्लिन फर्म है। ऐसी फर्म को आप ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। एंड हु विल बी द एंगेजमेंट पार्टनर, सीए, ठीक है, ये अलाउड है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बोलोगे हाँ ये अलाउड है, इस फर्म को ऑडिटर बना सकते हैं, और साइनिंग पार्टनर कौन होगा, सीए होगा, ठीक है, ये बिल्कुल अलाउड है। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ एग्जिस्ट अभी करता नहीं। अरे ये इंटर में पढ़ाना पड़ता है, ये फाइनल में पढ़ाना पड़ता है, कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है कि हाँ हम लोग मल्टी डिसिप्लिन फर्म बनाएंगे, और एज पर आईसीआई गाइडलाइंस मल्टी डिसिप्लिन फर्म में कौन कौन हो सकता है, सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, आर्किटेक्ट, हैं आर्किटेक्ट, बीटेक, बीटेक समझते हो, इंजीनियर, बैचलर टेक्नोलॉजी, एमबीए, एक्चुअरी, चलो एक्चुअरी तो फिर भी मैं बर्दाश्त कर लूंगा, एक्चुअरी बोला, ये सबको लेके बना सकते हैं। कहाँ है ऐसा फर्म हमको बताओ, क्योंकि सर अगर ऐसा कोई फर्म बनाना है तो उस फर्म को फिर रजिस्टर कौन करेगा, कौन सा इंस्टीट्यूट रजिस्टर करेगा, समझ रहे हो, सारे इंस्टीट्यूट्स को साथ आना पड़ेगा, है ना, तब तो करेंगे, कोई साथ आने को तैयार। अरे बाकी तो छोड़ो, वो जो 3 सीए सीएम है, यही लोग साथ नहीं है कि मिलके एक जॉइंट गाइडलाइन बना दे कि चलो बना लो मल्टी फर्म, ऐसा नहीं, क्योंकि हर किसी को एक दूसरे से अंदर ही अंदर कंपटीशन है, ठीक है। सीएमए वाला बोलेगा मैं सबसे बड़ा, सीए बोलेगा मैं सबसे बड़ा, सीएस बोलेगा मैं तुम लोग से भी बड़ा, तो फिर वो बनेगा कैसे जॉइंट गाइडलाइन, समझ रहे हो। और मतलब कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी भी है, ठीक है, कि ऐसे जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में इनसिक्योरिटी होगा कि सीएस या सीएम इंस्टीट्यूट या सी इंस्टीट्यूट में, कि अगर हम लोग दूसरों को भी अपने साथ लाने लग गए तो वो लोग हमारे ब्रांड नेम का फायदा उठाएंगे, आप समझ रहे हो, वो हमारा काम खाएंगे, हमारा ब्रांड नेम का फायदा उठाएंगे, इस तरह का। तो ऐसा कोई है ही नहीं गाइडलाइन, पर लॉ में लिखा है, पढ़ रहे हैं चुपचाप, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, ऊपर भी पढ़ रहे हैं, और देना पड़ेगा एग्जाम में जाके कि हाँ हाँ कर लो आर्किटेक्ट के साथ पार्टनरशिप, ठीक है। ये सेक्शन नंबर 141। अब ये है लिस्ट ऑफ डिसक्वालिफिकेशंस, कि ये सब ऑडिटर नहीं बन सकते। पहला नंबर ए, बॉडी कॉरपोरेट अदर देन एलएलपी, एलएलपी अलाउड है पर और कोई कंपनी फॉर्मेट अलाउड नहीं है। तो एक नई बात सुन लो, मैं बोला हुआ था अभी फिर से बोलता हूँ, सीए लोग आजकल क्या करते हैं, ये अलाउड है, आईसीए ने बोल दिया है, सीए एक एलएलपी खोलता है ऑडिट वगैरह काम के लिए, और एक वो कंपनी खोलता है, उसको बोलते हैं एमसीसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी।
तो ऑडिट वगैरह वो एलएलपी के थ्रू करेगा, आर्टिकलशिप में लड़के भी यहीं पे रखेगा, और वो कंपनी के थ्रू वो कंसल्टेंसी वगैरह काम कर सकता है। तो कंपनी खोलेगा एमसीसी, पर उस कंपनी से ऑडिट का काम आप नहीं करोगे। क्या समझे ना? सीए लोग को अलाउड हो गया है, खोल रहे हैं एमसीसी कंपनीज वो लोग। अरे आज क्या खोले, पहले से था। जैसे केपीएमजी में जब मैं काम कर रहा हूं तो मैं तो ऑडिट में था, तो मेरे वाले का नाम था एलएलपी, लेकिन केपीएमजी का एक कंपनी था, केपीएमजी एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी था जो कंसल्टेंसी वगैरह काम करता था। तो ऑडिट का काम कंपनी नहीं करेगा, ऑडिट का काम कौन करेगा? एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप। सेकंड, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कंपनी का ही जो ऑफिसर एम्प्लॉय है वो ऑडिट कैसे कर सकता है? वो तो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो नौकरी कर रहा है, उसकी नौकरी डिपेंडेंट है, तो वो तो कभी भी सच नहीं बोल पाएगा ना कि ऐसे ऐसे कि गड़बड़ है अकाउंट्स। तो ऑफिसर एम्प्लॉय मना है। अब एक खास बात बोल रहा हूं, इस येलो चार्ट में देखो मैंने डीप बोल्ड में कुछ लिखा है ना, डीप बोल्ड में CHSAC दिख रहा है नीचे। एक बार यहां फुल फॉर्म पढ़ो। ठीक है, CHSAC मिला। अच्छा इधर आप देखो, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट को सब्सिडरी, और फिर लास्ट में सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट कंपनी। ठीक है, लास्ट वाला एस क्या है? सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट कंपनी। फिर ये पढ़ो, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी। सब जगह आपने पूरे ग्रुप कंपनीज को कंसिडर किया, सेकंड पॉइंट में क्यों नहीं किया? सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। तो इसको पढ़ के तो फिर एक स्टूडेंट बोलेगा सर सब्सिडरी कंपनी में एम्प्लॉय सीए, क्या वो ऑडिट कर सकता है? एंड एज पर दिस, हाँ हाँ कर सकता है। तो ये तो मिस्टेक है ना, ये तो लगता है कि लॉ बनाने वाले से मिस्टेक हुई है। उनको बोलना चाहिए था कि भाई खानदान मतलब पूरी ग्रुप कंपनी में भी कोई एम्प्लॉय सीए तो वो ऑडिट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इन सब को लेके, इसको लेके खासतौर पे एकदम क्लियर स्टैंड है कि कोई भी एम्प्लॉय सी है, चाहे वो इस कंपनी का हो चाहे ग्रुप कंपनी का, वो ऑडिट नहीं कर सकता। और मैं इतना ठोस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय होते हो, नौकरी करते हो, तो आपको सीओपी अलाउड नहीं है, प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट, सीओपी सर्टिफिकेट प्रैक्टिस, वो मिलेगा ही नहीं, तो आप ऑडिट कर ही नहीं सकते। समझ गए? अबे ऑडिट हर कोई कर सकता है क्या? 3 तरह के सीए होते हैं, प्रैक्टिसिंग सीए, सर्विस वाले सीए, और फिर अपना बिजनेस करने वाले सीए। मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, आई एम नॉट सर्विसिंग, मैं कहीं नौकरी नहीं कर रहा, मैं कोई फर्म चला रहा हूं क्या? नहीं चला रहा, तो मैं बिजनेस, तो मैं भी ऑडिट नहीं कर सकता। ऑडिट नौकरी वाला भी नहीं कर सकता, ऑडिट केवल प्रैक्टिसिंग वाला। तो अगर आप नौकरी करो तो आपको प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं, तो ऐसे भी आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। तो इनकी गलती को आईसीआई ने संभाल लिया, कंपनी लॉ वालों की गलती को आईसीआई ने संभाल लिया कि तुम इस कंपनी का नौकरी कर रहा है कि किसी और कंपनी का नौकरी कर, तुम तो भाई ऑडिट कर ही नहीं पाएगा ऐसे भी। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट पढ़ो, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ बी, मतलब जो किसी कंपनी में नौकरी कर रहा है उसका भी कोई अगर एम्प्लॉय है, पार्टनर है, वो सी है, तो वो भी नहीं कर सकता। अब सबसे हॉट एग्जाम में ये है डी का 1 2 3, इसके पूरे हम लोग नंबर याद करते हैं, 141 का, 3 का, डी का 1 2 3। ठीक है, डी का 1 2 3, डी का 1 2 3 थोड़ा डिटेल में होगा, डिटेल में बाद में, पहले एक वर्ड याद करो, होल्ड सिक्योरिटी, इनडेटेड, गारंटी। होल्ड सिक्योरिटी, इनडेटेड, गारंटी, ये 3 सबसे ज्यादा क्वेश्चन होल्ड सिक्योरिटी पे आता है, फिर इनडेटेड पे आता है, और फिर गारंटी पे आता है। लुक एट दिस डायग्राम, सीए, सीए का पार्टनर वो भी सीए ही होगा, और रिलेटिव कैन नॉट होल्ड सिक्योरिटी, मतलब एनी सिक्योरिटी, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, कुछ भी नहीं, ऑफ ऑल द ग्रुप कंपनीज। फिर अलग से एक प्रोवाइजो बना के एक्सेप्शन निकाला कि रिलेटिव कर सकता है। सेकंड वाला पढ़ो, रिलेटिव may hold security of up to face value in the only company, only company।
तो रिलेटिव कंपनी में 1 लाख तक का कर सकता है, 1 लाख डॉट, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। 99 रिलेटिव कंपनी के अंदर 99,999 का सिक्योरिटी होल्ड करता है, चलेगा? 1 लाख रुपीस का करता है, 1 लाख रुपीस का करता है, चलेगा? 1 लाख 1 रुपीस का करता है, तो अप टू 1 लाख चलेगा। अच्छा, वो लोग क्वेश्चन में आपको फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों देते हैं, बोलते हैं फेस वैल्यू है 90,000 और मार्केट वैल्यू है 1,20,000, आपको क्या लेना है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? चलेगा? ठीक है। फेस वैल्यू है 1,10,000, मार्केट वैल्यू है 80,000। मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं है, फेस वैल्यू 1,10,000 है, नहीं चलेगा। ठीक है। अब इसमें और एक ज्ञान है प्रोवाइजो, अगर रिलेटिव मोर देन 1 लाख का सिक्योरिटी होल्ड करता है तो जिस दिन भी उसने अक्वायर किया है सिक्योरिटी को, वहां से 60 डेज के अंदर अगर वो बेच दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्लू में छोटा सा प्रोवाइजो पढ़ो। ये पढ़ा के लास्ट वाला 2 लाइन का बस, विद इन 60 डेज ऑफ एक्विजिशन बेचना पड़ेगा। ओके है? ठीक है। अच्छा, सीए के मल्टीपल रिलेटिव्स हो सकते हैं कि नहीं? अरे भाई, रिलेटिव में तो डेफिनेशन में 10 पॉइंट होता है। हिंदू फैमिली, हस्बैंड वाइफ, फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन डॉटर, सन्स वाइफ डॉटर हस्बैंड, है ना? तो सबके लिए 1-1 लाख नहीं है, सबका मिला के, मतलब फिर तो पार्टी हो जाएगा। मेरे 2 बाप 4 माँ हैं, 6 भाई, ऐसे तो फिर आदमी कितना ही कर ले, कोई लिमिट तो नहीं है। तो मैं बोला 1 लाख का लिमिट इज सबका मिला के रिलेटिव है। जैसे सीए के पापा होल्ड करते हैं 20,000, सीए की मम्मी होल्ड करती है 30,000, वाइफ होल्ड करती है 30,000, ऐसे करके मिला के 1 लाख का लिमिट है। ओके। अच्छा, मेरा एक डाउट है, मान लो कि कोई कंपनी का ऑडिटर मैं नहीं हूं और उस कंपनी का शेयर्स मेरे पापा होल्ड कर रहे हैं 4 लाख रुपए का, 4 लाख फेस वैल्यू का, पहले से 3 साल पहले से होल्ड कर रहे हैं। अब वो कंपनी मुझे ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है, तो अभी क्या होगा? अब इनके हिसाब से तो माय पापा शुड सेल द एक्स्ट्रा शेयर्स अबव 1 लाख विद इन 60 डेज ऑफ एक्विजिशन, पर पापा के पास तो भाई 3 साल से है, अब वो 60 डेज ऑफ एक्विजिशन तो गया। तो इसका सीधा उपाय है, अपॉइंट होने के पहले बेच दो। ब्रैकेट को पढ़ो। ठीक है ना? तुम ही सोचो, कल तुम लोग क्वालिफाई होगे, काम करोगे, ठीक है, पैसा कमाओगे, स्टॉक मार्केट में लगाओगे, तुमने सारे लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, ठीक है। फिर बाद दो, कल को फ्यूचर में तुम्हारी संतान सीए निकली, ठीक है, वो भी सीए कर ली बाई चांस, और वो मतलब बहुत ही होनहार टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है कि एक दिन वो लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर बन गया, ठीक है, पर तुम्हारे पास तो 20-25 साल से शेयर्स हैं, कब बेचोगे? तो बिफोर अपॉइंटमेंट भेज देना। ओके। अरे इसमें मूव ऑन करने के पहले मैं कुछ नोट्स दे रहा हूं, प्लीज वो पढ़ो ना, इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ये ग्रीन बॉक्स पढ़ो, ये मेरा बनाया हुआ है, पढ़ लो। एक पार्टनर डिस्क्वालिफाइड, पूरी फर्म डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट के पहले भी चेक करते हैं, अपॉइंटमेंट के बाद भी। मान लो आप अपॉइंटमेंट के पहले तो सीधे शरीफ थे, अपॉइंटमेंट के बाद डिस्क्वालिफाइड हो गए, तो इमीडिएट वैकेंसी, इमीडिएट वैकेंसी निकलो, इमीडिएट वैकेंसी हटना पड़ेगा तुरंत। ओके। जो भी आपके निकलने से वैकेंसी होता है, ये रेजिग्नेशन वाला वैकेंसी तो नहीं है, ये तो आप ही की गलती है, इसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन। हु कैन फिल इट? बीओडी विद इन 30 डेज। डुअल अप्रूवल नहीं चाहिए ना, ये रिजाइन थोड़ा ना, तुम गलत हो, डिस्क्वालिफाइड। फिर 5 नंबर पढ़ो। 5 नंबर मैंने बता दिया ना, क्यूमुलेटिव देखेंगे 1 लाख रुपए सारे खानदान का मिला के, ठीक है। लास्ट, द अबव थ्रेशोल्ड ऑल्सो अप्लाइज टू कंपनीज वी डोंट हैव एनी शेयर कैपिटल। मैं एक बात बोलता हूँ, सुनो, लॉ में कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल होता है, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होता है। जो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल होता है, वहां पे आप शेयर होल्डिंग या सिक्योरिटीज नहीं देखते, वहां पे आप एक दूसरा वर्ड बोलते हो, इंटरेस्ट। क्या वर्ड बोलते हो? ये पढ़ो तो जहां मेरा उंगली है, होल्ड्स सिक्योरिटी ऑब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो ये ऊपर करूं मैं? अच्छा, मैं कंटिन्यू करूंगा 5 मिनट्स।
अब डी का 2 indebtedness, द सेकेंड डायग्राम, सीए और पार्टनर और रिलेटिव शुड नॉट बी indebted to the group companies, any of the group companies for more than rupees 5 lakhs. अच्छा, ये 5 लाख की लिमिट पूरी क्यूमुलेटिव है, कंबाइंड है, मतलब पूरे ग्रुप कंपनीज में सारे पार्टनर सब मिला के 5 लाख, उससे ऊपर होना नहीं चाहिए. द लिमिट इज क्यूमुलेटिव. क्या एक सीए अपने क्लाइंट से गुड्स परचेज कर सकता है क्रेडिट पे? क्रेडिट पे गुड्स परचेज करोगे वो इंडेटेडनेस ही माना जाएगा, तो मोर देन 5 लाख का परचेज क्रेडिट पे नहीं हो सकता, कैश पे होना पड़ेगा, मतलब पैसा देना पड़ेगा. थर्ड, अगर मान लो कि अपॉइंटमेंट के पहले सीए ने क्लाइंट से लोन ले रखा था मोर देन 5 लाख का, तो अपॉइंटमेंट के पहले अगर वो उस लोन को कम करके 5 लाख के अंदर ले आए तो चलेगा. सीए कैन कलेक्ट फीस ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस. प्रोग्रेसिव बेस का मतलब होता है जितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया उतना परसेंट आप फीस क्लेम कर सकते हो, उसको बोलते हैं फीस ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस. वो इंडेटेडनेस माना नहीं जाता. डी का 3, कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी को लोन दिया है और उसके लिए सीए ने गारंटी दिया है. मैक्सिमम कितनी अमाउंट तक की गारंटी अलाउड है? 1 लाख रुपीस. अब इस तरफ आते हैं, EFGHI. नंबर ई, CA should not have a business relationship with the company or group companies. Business relationship का मतलब होता है कि both the parties are earning profit. That's business relationship. One is earning, one is giving. That's not a business relationship. जैसे हम लोग टीचर स्टूडेंट हैं, तो मेरी जो प्रॉफिट होती है वो मेरी होती है, उसमें स्टूडेंट का कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो ये बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है. बिजनेस रिलेशनशिप मेरा मेरे फ्रेंचाइजी के साथ होगा कि अगर जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसमें फ्रेंचाइजी एक लेता है, मैं एक लेता हूं, तो वो बिजनेस रिलेशनशिप है. ठीक है, तो क्या ना सीए बी ए कस्टमर ऑफ द क्लाइंट? यस. जैसे एक जो सीए वो अपने क्लाइंट का गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, इसके अलावा सीए ऑडिट के अलावा परमिटेड प्रोफेशनल सर्विसेज भी अपने क्लाइंट को रेंडर कर सकता है. वो भी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, वहां सीए सर्विस दे रहा है, क्लाइंट उसको पैसा देगा, तो बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है. बिजनेस रिलेशनशिप मतलब होता है पार्टनरशिप, कि मिलके धंधा करने प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, अगर सीए का रिलेटिव कंपनी में डीके है, डायरेक्टर या केएमपी, तो आप उस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते. अच्छा, सीए की वाइफ रिलायंस में जॉब करती है, शी इज अ क्वालिफाइड इंजीनियर फ्रॉम IIT कानपुर, और वो रिलायंस में जॉब करती है, अच्छे पैकेज पे जॉब करती है. सीए उसका ऑडिट कर सकता है? हाँ सर. वो वाइफ डायरेक्टर या केएमपी तो नहीं है, एम्प्लॉय ना है. ओके. थर्ड, सीलिंग लिमिट. एक सीए मैक्सिमम कितने कंपनी का ऑडिट कर सकता है? 20. अब ये बात सुनते सीए को दिक्कत है कि सिर्फ इतना ही कम काम करूंगा तो फिर पैसा कैसे कमाऊंगा, मतलब एट अ टाइम आपके हाथ में 20 ऑडिट ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 कंपनी ज्यादा, तो फिर काम कैसे कमाऊंगा. तो 2015 में गवर्नमेंट ने, एमसीए ने नोटिफिकेशन निकाल के बोला 4 टाइप्स ऑफ कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड. 4 टाइप्स ऑफ कंपनीज आर नॉट काउंटेड इन लिमिट ऑफ 20. व्हाट आर द 4? याद करो. येलो कलर, प्राइवेट कंपनी, PUSD लेस देन 100 करोड़, ओपीसी. स्मॉल कंपनी का 4 करोड़ 40 करोड़ का लिमिट था, जो अमेंड होकर 10 और 100 करोड़ हो ही चुका है ऑलरेडी. एंडोरमेंट कंपनी, तो मैक्सिमम क्लाइंट तो इसी कैटेगरी के होते हैं, तो ये उस 20 में काउंट नहीं होते. तो अब मैं इनकी बात सुनूं तो ऐसा लगता है कि आई कैन डू n नंबर ऑफ क्लाइंट्स, क्योंकि जो मेजॉरिटी क्लाइंट्स होते हैं वो आपके प्राइवेट होते हैं, पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ या स्मॉल कंपनी वाले, तो वो तो आप कितना ही कर सकते हो ना, तो यू कैन डू एनी नंबर ऑफ ऑडिट. अब ये आईसीआई को बर्दाश्त नहीं हुआ, आईसीआई ने ओवरऑल 30 की लिमिट डाल दी है. आईसीआई ने बोला इसमें से इन 2 को छोड़ दो, ओपीसी और डॉर्मेंट, जो कि होता भी नहीं है, बाकी 20 प्लस ये मिला के 30 से ऊपर होना नहीं चाहिए. 20 कंपनी प्लस ये और ये मिला के 30 से ऊपर होना नहीं चाहिए. आईसीआई ने बोल दिया ओपीसी डॉर्मेंट को छोड़ के टोटल 30 की लिमिट है. तो इन्होंने तो अपनी तरफ से 20 प्लस ये सब छोड़ा था. 20 आप कितना ऑडिट कर सकते हो? लेट्स से 20 प्लस एक्स प्लस वाई. ओके, आईसीआई ने बोला 20 प्लस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 30. लो,
ओके तो ठीक है। नेक्स्ट, यू हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के लिए कन्विक्टेड मतलब दोषी पाए गए हो, 10 साल का बैन है। कितने का बैन है? 10 साल ऑडिट नहीं कर सकते फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, जिस दिन सजा सुनाई गई वहां से 10 साल तक ऑडिट नहीं करोगे। लास्ट, आप अगर ग्रुप कंपनीज में, होल्डिंग सब्सिडरी वगैरह में प्रोहिबिटेड सर्विसेज अंडर 144 दे रहे हो, 144 की प्रोहिबिटेड सर्विसेज मतलब होती है नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज, एडो एम्स, तो फिर आप ऑडिट का काम नहीं कर सकते। मैं 144 दिखा रहा हूं, ये सेक्शन नंबर 144, सेक्शन नंबर 144, ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज एड ओ एम्स, निमोनिक है याद करने के लिए, एड ओ एम्स, इनकी आप ऑडिट मतलब इन सर्विसेज को अगर आप दे रहे हो तो फिर आप ऑडिट का काम नहीं करोगे। इन द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी, ए से अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट, डिजाइनिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्चुअरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट सर्विसेज, एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज। तो अगर आप तीनों में कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी किसी में भी ऐसा कुछ कर रहे हो तो फिर आप ऑडिट का काम उनके लिए नहीं करोगे। यहां पर ये सर्विसेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कवर्ड है, वही कॉमन पार्टनर, सेम ब्रांड नेम वाली फर्म, वो सब ठीक है। सेक्शन नंबर 141 के बाद 142 रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। डायग्राम को देखो, शेयर होल्डर्स फिक्स, इधर दिख रहा है, शेयर होल्डर्स में फिक्स द रेम्यूनरेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग, और शेयर होल्डर्स में ऑथराइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू नेगोशिएट एंड डिसाइड रेम्यूनरेशन। तो या तो शेयर होल्डर्स खुद ही फिक्स कर देंगे एजीएम में, या बीओडी को पावर दे देंगे आप लोग नेगोशिएट करके रख लेना बाद में, दोनों अलाउड है। फीस में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा? फीस में ऐड होगा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम, मतलब परक्विजिट, सीए को वो लोग ऑडिट फीस के अलावा कुछ परक्विजिट दे रहे, वो भी ऐड होगा। बट ऑडिट फीस डज नॉट इंक्लूड फीस पेड फॉर एनी अदर सर्विस। मान लो हमने ऑडिट के अलावा कुछ कंसल्टेंसी का काम भी दिया है, तो वो वाला जो फीस है वो अलग फीस है, वो ऑडिट फीस में शामिल नहीं होता। सेक्शन नंबर 143, द बिगेस्ट सेक्शन इन दिस चैप्टर इज 143, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। इसके ना ये लॉ में पूरा एग्जॉस्टिव है। ये यहां देखो समरी चार्ट मैंने बनाया है 143 का, ये नेक्स्ट पेज में भी होगा, येलो कलर, ये काफी लंबा है। ओके, 6 पेज तक चल रहा है, तो सबसे लंबा पोर्शन यही है 6 पेजेस का। ओके, और डेफिनेट बात है इसको पढ़ने में याद रखने में दिक्कत होती है, तो बाकी चीजें तो याद रह जाती हैं, जो नहीं याद रहती हैं वो है येलो कलर, उस पर अपने ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं। समरी पहले देखो, सेक्शन नंबर 143, मैं पहले बार समरी बता दूं फट से। नंबर 1, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ऑडिटर? एक्सेस टू बुक्स एंड इंक्वायरी। मैं सवाल जवाब भी पूछ सकता हूं, अगर मैं कंसोलिडेटेड एफएस की ऑडिट कर रहा हूं तो मैं सब्सिडरी वगैरह की भी बुक्स मांग सकता हूं, वहां भी इंक्वायरी कर सकता हूं। सेकंड, 6 मैटर्स हैं जिसको मुझे चेक करना है। स्कोप ऑफ इंक्वायरी मतलब चेक करना है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो नीड टू रिपोर्ट, अगर प्रॉब्लम है देन रिपोर्ट। ऑडिट ओपिनियन में मैं ये बताऊंगा कि कंपनी ने एएस फॉलो किया है, शेड्यूल 3 फॉलो किया है, हम लोग कारों का एनेक्चर भी देंगे, एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो होती है 143 का 3 वो भी करेंगे। इसको बोलते हैं रेगुलेटरी रिपोर्टिंग। 143 का 3 में देर आर 10 मैटर्स जिन पे मुझे रिपोर्ट करना ही करना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक है, 143 का 5, 6, 7, दिस इज अबाउट गवर्नमेंट ऑडिट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑडिट में क्या कैसे होता है उसका एक सेपरेट डायग्राम मैं शो करूंगा।
143 का 8, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, ब्रांच ऑडिट। टेक्निकली एवरी ब्रांच ऑफ द कंपनी मस्ट बी ऑडिटेड, हर ब्रांच का ऑडिट होना जरूरी है, ठीक है। हु कैन डू द ऑडिट, या तो जो मेन ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर वही करेगा, या ब्रांच के लिए सेपरेट ब्रांच ऑडिटर है वो करेगा। अगर कोई भी ब्रांच को आपने अनऑडिटेड छोड़ा है तो आपको ये बात अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी। स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग फॉलो करना है, कारों का एनेक्चर देना है, एंड लास्टली फ्रॉड रिपोर्टिंग। वो 1 करोड़ या उससे ऊपर का फ्रॉड है तो सीजी को रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा गहनता से इधर, सबसे पहली टॉपिक राइट्स ऑफ ऑडिटर। बुक्स एक्सेस कर सकता हूं, इंक्वायर कर सकता हूं, कंसोलिडेटेड एफएस के केस में सब्सिडरी के भी बुक्स को एक्सेस कर सकता हूं। 6 मैट्रिक्स जिस पे चेक करूंगा, गलत है तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। वो 6 मैट्रिक्स क्या है? एलबीएस, सीपीए, लोन गिवन, कंपनी गलत मतलब फोकट का अनसिक्योर्ड लोन बांट रही है तो ये कंपनी के नुकसानदायक है कि नहीं है? तो इफ द कंपनी इज गिविंग लोन्स, चेक करो वेदर द टर्म्स एंड कंडीशंस आर प्रेजुडिशियल, हार्मफुल टू द कंपनी और नॉट। सेकंड, बुक एंट्री ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जिनमें खाली जर्नल एंट्री होता है, कोई कैश फ्लो वगैरह कुछ नहीं होता, जैसे डेप्रिसिएशन का एंट्री हो गया, ठीक है। जैसे आपने डेटर क्रेडिटर को सेट ऑफ कर दिया, मतलब जहां कुछ पे कैश फ्लो वगैरह कुछ नहीं हो रहा, खाली बस बुक में एंट्री हो रहा है। ऐसे ट्रांजैक्शंस कंपनी यूज करती है टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। शॉर्ट में बोलूं तो अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट वाले ट्रांजैक्शन है वो सब बुक एंट्री ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसके थ्रू कंपनी मैनिपुलेट कर सकती है, तो उनको चेक करो। फिर एस, नीचे एलबीएस, कंपनी के पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स थे 500 के, कंपनी ने वो बिलो कॉस्ट बेचा है, लॉस पर बेचा है। तो ऐसा क्या हो गया कि लॉस पे बेचना पड़ा? फाइनेंशियल हालत खराब थी क्या? क्यों बेचा लॉस पे? नंबर डी, लोन दिया है, लोन गिवन इज एन एसेट, पर लोन दिया है अगर ये हम दिखाएंगे तो शेयरहोल्डर सवाल पूछेंगे किसको दिया, क्यों दिया, किन टर्म्स पे दिया। तो कंपनी ने झूठ बोला, लोन दिया है उसको कंपनी शो कर रही है एफडी किया, एफडी फिक्स डिपॉजिट किया है। अगर कंपनी बोलेगी हमने फिक्स डिपॉजिट किया 20 लाख का, कोई सवाल नहीं होगा, और कंपनी बोलेगी हमने 20 लाख का लोन दिया तो सवाल होगा। तो आपने मिस क्लासिफिकेशन किया है, दैट्स एन एमएमएस, दैट्स एन, अरे यार चीजों को गलत बोल के दिखाओगे तो भाई वो एमएमएस है। दिया लोन है, बोल रहे हो एफडी है, एफडी सुन के लगता है सेफ एंड सिक्योर, लोन गिवन लगता है डूब जाएगा हमारा पैसा, तो ये भी गलत है। पी, पर्सनल एक्सपेंसेस, डायरेक्टर वगैरह के सारे पर्सनल एक्सपेंसेस को आप पीएल में डेबिट पे डेबिट मार रहे हो, गंदी बात, डिस्क्लोज करूंगा। ए से, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अगर अलॉटमेंट फॉर शेयर्स कैश के लिए तो चेक करो पैसा है कि नहीं, अगर अलॉटमेंट फॉर शेयर्स नॉन कैश के लिए, बार्टर, अमैलगमेशन वगैरह में, तो जो भी है जिस चीज के लिए है वो डिस्क्लोज करो। द पोजीशन स्टेटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी करेक्ट एंड नॉट मिसलीडिंग। रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, 10 मैटर्स जिस पे हमको पक्का रिपोर्ट करना है। रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, ये देखो इधर, ये दिख रहा है ए से लेकर जे तक, बहुत लंबा है ये, बहुत लंबा, ठीक है। यहां पर एक निमोनिक है, शॉर्ट से याद हो जाएगा, बाप ऑफ दीपिका। सबसे पहले बाप, बी से ब्रांच, जो ब्रांचेस हमने ऑडिट नहीं किए, दूसरे ब्रांच ऑडिटर्स ने किया, उनकी रिपोर्ट हमको मिल गई है एंड वी हैव कंसीडर्ड देयर रिपोर्ट। ए से बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपस में मैच कर रहा है, अग्री कर रहा है। ए से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन्होंने फॉलो किया है। पी से एक लंबी लिस्ट है बाद में। दीपिका, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर 164 का 2। I have got all information and evidence that I needed for the purpose of audit opinion. Company maintains proper books of accounts under section 128. इंटरनल कंट्रोल्स कंपनी के सही है, मैंने इंटरनल कंट्रोल्स पे भी एक रिपोर्ट बना के एनेक्चर में लगा दी है। ऑडिट रिपोर्ट में 2 एनेक्चर होता है ना, एक कारो और एक इंटरनल कंट्रोल का, लगा दी है। क्यू से क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, अगर मैंने गंदा वाला ऑडिट ओपिनियन दिया है, एक ये होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एक ये होता है गंदा वाला, तो मैं यहां बताऊंगा कि मैंने गंदा वाला दिया, जगह देख लो। फिर दीपिका का ए से, अगर कंपनी के गोइंग बुक की भाषा होती है एनी मैटर विच हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग मतलब भाई गोइंग कंसर्न खतरे में है, तो उसको यहां पे बताना पड़ेगा, ठीक है। अब जो काम की चीजें नीचे देखो, ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट में ना कारो और इंटरनल कंट्रोल का एनेक्चर लगाना पड़ता है। Internal control annexure is not required in the following companies. Number 1, OPC or small company. Second, private company that satisfies twin conditions. What are the twin conditions?
टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ एंड बोरोविंग्स लेस देन 25 करोड़. प्लीज चेक. क्या क्या? हाँ, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो टर्नओवर 50 के नीचे एंड बोरोइंग 25 के नीचे होना चाहिए, तो ये भी एग्जाम्प्ट होता है. ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है, इसे भूल जाते हैं इसीलिए येलो में ये. ठीक है, अच्छा फिर ये देखो पीपी, बाप का पीपी फिदा, इसमें पहले 7 पॉइंट थे, 1 पॉइंट डीमोनेटाइजेशन का था वो हट गया, तो बचे कितने 6. तो पीपी फिदा. नंबर पी, जितने भी पेंडिंग लीगल केसेस अगेंस्ट द कंपनी वो डिस्क्लोज किए गए हैं. जितने भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के, उनमें जो लॉस होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है उसका लॉस ऑलरेडी हमने प्रोविजन फॉर लॉस बुक कर दिया. फंड आईईपीएफ, कंपनी के पास जितना भी 7 साल पुराना डिविडेंड वगैरह है अनपेड है जो आईपीएफ में ट्रांसफर होने लगा है वो कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, फिर आई, ये इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओके, ये नीचे देखते हैं, एकदम सिंपल करके बता दूंगा, हो जाएगा. इधर बोर्ड पे ताको जरा, इससे स्टूडेंट लोग बहुत घबराता है इनडायरेक्ट लोन्स इन्वेस्टमेंट से, और ये तुम लोग के लॉ में भी आता है और ऑडिट में भी आता है. ऑडिट में चैप्टर नंबर 5 है ना, उसमें बहुत आता है, ये 3 बार है वहां पे. तो एकदम एक शॉर्टकट बता रहा हूं, सिंपल सुनो. पहला, कंपनी ने अल्टीमेट बेनिफिशियरी को डायरेक्टली लोन नहीं दिया, एक बीच वाली इंटरमीडियरी के थ्रू दिया है. तो कंपनी ने लोन इन्वेस्टमेंट किसको दिया? इंटरमीडियरी को, फिर इंटरमीडियरी ने उसको दिया. ये कंपनी देना किसको चाहती थी? अल्टीमेट बेनिफिशियरी को, पर डायरेक्टली दिया कि इनडायरेक्टली? कोई गलत बात नहीं है, आप इनडायरेक्टली दो या डायरेक्टली दो, आप बुक्स में डिस्क्लोज करो. वो वाले इनडायरेक्ट लोन्स इन्वेस्टमेंट्स जो बुक्स में डिस्क्लोज्ड नहीं है उसको हम यहां रिपोर्ट करेंगे. देना गलत बात नहीं है, दो, बुक्स में डिस्क्लोज करो. नहीं डिस्क्लोज करोगे तो हम यहां रिपोर्ट करेंगे. सेकंड वाला पढ़ो. कंपनी ने बेनिफिशियरी को दिया है पर वो पैसा कंपनी का था ही नहीं, कंपनी को किसी और ने दिया. फंडिंग पार्टी ने, देने वाला फंडिंग पार्टी ने कंपनी को दिया और कंपनी ने अल्टीमेट, तो वो कंपनी का पैसा था ही नहीं, ये भी इनडायरेक्ट है. अगर ये बुक्स में डिस्क्लोज है तो कुछ नहीं करना, नहीं डिस्क्लोज है तो करना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो यहां पे येलो कलर देखो, जो मैं बोलूंगा हाइलाइटर खाली वही देखना. ठीक है, no funds have been advanced by the company to intermediaries with the understanding that the intermediary shall directly or indirectly lend or invest in the ultimate beneficiary. अभी रुको, ऑरेंज कलर, अदर देन एज डिस्क्लोज, तो मतलब अगर कंपनी ने ऑलरेडी नोट्स में डिस्क्लोज कर रखा है तो हमको यहां बताने की जरूरत नहीं है. छुपा के किया तो करेंगे, सीक्रेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स तो करेंगे. समझे ना? नीचे आ जाओ फिर से, क्या ऑरेंज कलर? अदर देन एज डिस्क्लोज्ड इन नोट्स. ठीक है, ओहो, no funds have been received by the company from a funding party with the understanding that the company shall directly or indirectly lend or invest it in ultimate beneficiary other than as disclosed in notes. तो अगर एक करो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हमको दिक्कत नहीं है, डिस्क्लोज कर दो. नहीं डिस्क्लोज करो तो मैं यहां बोलूंगा. ठीक है, अच्छा, ये 2 पॉइंट में बोला हुआ है कि मैनेजमेंट ने कंपनी को बताया है, मतलब अभी तक सीए ने चेक नहीं किया है. मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड, रिटन रिप्रेजेंटेशन. थर्ड में बोला है मैंने भी चेक कर लिया, बेस्ड ऑन ऑडिट प्रोसीजर्स, मेरे को भी ऐसा कुछ पता नहीं चला, मतलब उन्होंने डिस्क्लोज किया है. फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है कि डिविडेंड अगर कंपनी ने दिया है तो सेक्शन 123 फॉलो किया है. डिविडेंड का सेक्शन 123 ना पढ़ के आए हैं, तो अगर डिविडेंड दिया है तो सेक्शन 123 फॉलो किया है. और लास्ट वाला पीपी फिदा का ए था ऑडिट ट्रेल. ऑडिट ट्रेल को लेकर आप 3 बातें बोलोगे. नंबर 1, अगर कंपनी की अकाउंटिंग, कंपनी अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाती है तो उसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर होना चाहिए, एडिट लॉग का फीचर होना चाहिए. ये फीचर ड्यूरिंग द ईयर कभी भी डिसेबल होना नहीं चाहिए. नोबडी शुड बी केपेबल ऑफ टेम्परिंग द ऑडिट ट्रेल. ये क्लियर है? ठीक है ना? ये 10 पॉइंट जो थे इनको बोलते हैं रेगुलेटरी रिपोर्टिंग अंडर 143. इसके अलावा एक और पॉइंट है जो 197 में आता है. किस में आता है? 197 में. वो सर क्या है? मैनेजरियल रेम्युनरेशन. ऑडिटर को चेक करना पड़ता है कि कंपनी अपने डायरेक्टरों को जितना रेम्युनरेशन देती है
वो कंपनी लॉ के सेक्शन नंबर 197 एंड शेड्यूल 5 में बताई हुई लिमिट के अंदर है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं है, खत्म है। अब ये गवर्नमेंट ऑडिट को 143 का 5, 6, 7 याद करने के लिए एकदम सिंपल डायग्राम है, आराम से होगा। ये देखो जूम कर रहे हैं हम, ये अपना सीएजी है बिना चश्मा के, ठीक है। सीएजी ऑडिटर को अपॉइंट करता है अंडर सेक्शन 139, अपॉइंट करते हो तो उसको डायरेक्शंस देता है कि आप ये चीज जरूर चेक करना। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, खाली सुन लो। अभी राइट नाउ हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, सीएजी जिसको भी ऑडिटर बनाता है उनको बेसिकली 3 डायरेक्शंस देता है। नंबर 1 कि तुम ये चेक करना कि कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी का सारा अकाउंट्स आईटी सिस्टम से हो रहा है, गवर्नमेंट कंपनी का सारा अकाउंट्स आईटी सिस्टम से हो रहा है, मैनुअल नहीं हो रहा है, ये चेक करना। नंबर 2 क्या गवर्नमेंट कंपनी ने कहीं से लोन लिया था और चुका नहीं पाया और सेटलमेंट हुआ है क्या, अरे मतलब हालत खराब है, ये बीएसएनएल हालत खराब है, लोन वोन लिया तो चुका नहीं पा रहा, सेटलमेंट हुआ है क्या। एंड नंबर 3 गवर्नमेंट कंपनी को जो भी गवर्नमेंट से ग्रांट मिला था उसको सही पर्पस में यूज किया है कि नहीं। यही 3 डायरेक्शन अभी दिया जा रहा है, ठीक है। ये फाइनल में आता है, इंटर में नहीं आता, बस बता दिया एग्जांपल। तो ऑडिटर को चेक करके बोलना पड़ेगा, उस पर रिपोर्ट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट में ऑडिट रिपोर्ट के अंदर 3 एनेक्चर होते हैं, कारो, इंटरनल कंट्रोल, ये 2 तो हर जगह होता है। थर्ड डायरेक्शंस के ऊपर, ये जो डायरेक्शंस है ना, ये डायरेक्शंस, इसके ऊपर एक्शन और इसका इंपैक्ट वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये अपना ऑडिट रिपोर्ट है, हीरो चश्मा वाला। ऑडिटर will give his audit report under section 143 का 5 along with the 3 annexures। किसको देगा, सीएजी को। सीएजी फिर 60 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर 2 काम करेगा, 143 का 6 का ए, 143 का 6 का बी। 143 का 6 का ए में वो एक सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाएगा, ये कंपलसरी होता है, एक छोटा सा एक्स्ट्रा ऑडिट करवाना सप्लीमेंट्री कंपलसरी है, ठीक है। और अपने कमेंट्स देगा, क्या मैंने देख लिया सब सही है। ये काम सीएजी स्वयं करते नहीं है, उनके नीचे पूरा महकमा है वो करता है, ठीक है। और अगर सीएजी को लगता है कोई फ्रॉड है तो वो उस फ्रॉड का टेस्ट ऑडिट ऑर्डर कर सकते हैं। 143 का 7 टेस्ट ऑडिट इज ऑप्शनल, ये तब होता है जब कुछ फ्रॉड हो तब एक एक्स्ट्रा टेस्ट ऑडिट होगा उसका। अब ये देखो गवर्नमेंट कंपनी की क्या है, ये एनुअल रिपोर्ट सर्कुलेटेड टू मेंबर्स, ठीक है। क्या क्या चाहेगा, ऑडिट रिपोर्ट प्लस 3 एनेक्चर, कारो, इंटरनल कंट्रोल और डाई, डायरेक्शन, एक्शन, इम्पैक्ट, और साथ में कमेंट्स बाय सीएजी। हो गया ये 143 का 8, इसका नंबर हो सके तो याद रखना, ब्रांच ऑडिट। 143 का 8 ब्रांच की ऑडिट कौन करेगा, या तो पा प्रिंसिपल ऑडिटर या बा ब्रांच ऑडिटर। और फॉरेन ब्रांच की ऑडिटर कौन करेगा, या तो प्रिंसिपल ऑडिटर या फिर फॉरेन ब्रांच ऑडिटर, वहां का कोई गोरा करेगा। हर ब्रांच का ऑडिट होना चाहिए, अगर किसी ब्रांच को आप अनऑडिटेड छोड़ते हो तो आपको ये बात अपने ऑडिट रिपोर्ट बतानी पड़ेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 1.5 लाख रुपए की एक ब्रांच है जहां का टर्नओवर मात्र 1.5 लाख रुपए है, चेन्नई में लोकेटेड है, फ्लड आया था इससे जा नहीं पाए तो ऑडिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप ये बात ऑडिट रिपोर्ट में लिखो। सीए ने कोई जिक्र नहीं किया ऑडिट रिपोर्ट में, सीए की गलती है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो, कारो लगाओ अबाउ फ्रॉड रिपोर्टिंग पे। इसमें अमेंडमेंट हुआ है, मैं बता देता हूं। पहले क्या था कि अगर आपको 1 करोड़ या उससे ऊपर का फ्रॉड मिलता है ना, तो आपको ADT 4 नाम का जो फॉर्म है उसका अपने लेटरेड पे प्रिंट आउट निकाल के भर के लिफाफे में स्पीड पोस्ट से भेजना पड़ता था सेक्रेटरी एम से दिल्ली में, और साथ में ईमेल भी बंद हो गया, अभी ऑनलाइन फॉर्म आ गया है। अभी ADT 4 का ऑनलाइन फॉर्म आ गया है। इधर देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड रिपोर्टिंग एन ऑडिटर इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज, मतलब उसको फ्रॉड पता चला जब वो ऑडिट कर रहा था तब। He has a reason to believe that an offense of fraud involving individually more than equal to 1 CR। मान लो मुझे 4 फ्रॉड मिले हैं, 30 लाख 30 लाख 30 लाख 30 लाख, टोटल 120 लाख, बताने की जरूरत नहीं है। सीजी को तब बताओगे जब इंडिविजुअल एक फ्रॉड 1 करोड़ पार हो जाए, समझे क्या। अब आप एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, छोटे छोटे फ्रॉड होते होंगे रिलायंस में, अरे हर जगह होता है यार, छोटा छोटा फ्रॉड तो होता होगा, कंपनी का एम्प्लॉय फ्रॉड नहीं करेगा क्या। रिलायंस का जो परचेज मैनेजर है, रिलायंस का जो परचेज मैनेजर है, जब वो वेंडर लोग से परचेज का ऑर्डर देता होगा तो थोड़ा बहुत तो बनाता होगा। अब उस सबको अगर आप जोड़ लो भाई तो 1 करोड़ पार नहीं हो जाएगा क्या। तो क्या ये बात ऑडिटर पकड़ पाएगा। अरे सुनो ध्यान से, आर्टिकलशिप पे जाओगे, सीए तुमको 2-3 हजार रुपया स्टाइपेंड देगा, ठीक है, तुम्हारा हालत रेस्टोरेंट के वेटर की तरह है, तनख्वाह तो यही मिलेगी,
गेस्ट लोग आएंगे, उससे वो सलाम करके टिप मांगते रहना, उससे तुम्हारा घर चलेगा। ठीक है, समझो। तो आर्टिकलशिप में आपको सर स्टाइपेंड 2-3 हज़ार रुपये मिलेगा। और क्या होता है आर्टिकलशिप में, आपको क्लाइंट के आना जाना पड़ता है, तो वहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट होता है, खाने पीने का रीइंबर्समेंट होता है। वहाँ पे आर्टिकल्स बिल बढ़ा के ही बताते हैं और थोड़ा बनाते हैं। तो आर्टिकल लेवल का बताएगा, कोई करोड़ रुपया तो बना नहीं लेगा उसमें, मतलब कितना बढ़ा लोगे। अगर मान लो भाड़ा सपोज मान लो तुम्हारा, या ऐसे सोचो कि तुम बहुत सीधे हो, एक दूसरा तरीका बता देता हूँ। मान लो कि कंपनी ने बोल रखा है, या जो कंपनी उन्होंने सीए को बोल रखा है कि हम आपके आर्टिकलों को ट्रैवलिंग का इतना फिक्स पैसा देंगे। अब उसमें तुम अपना बचाओ, तुम टैक्सी के बदले बस में जाओ, मेट्रो में जाओ, पब्लिक कन्वेंस में जाओ, जैसे भी जाओ, तो तुम बचा लिए। तो ये सब जो रीइंबर्समेंट वगैरह उसमें छोटा मोटा तो होता ही है यार, वो तो हर कंपनी में होगा। तो वो जोड़ के तो 1 करोड़ पार हो ही जाएगा बड़े कंपनी में, तो वो सीए ढूंढ पाएगा क्या? सवाल ही नहीं उठता। तो यहां बोला इंडिविजुअली। ये बात मैक्सिमम लोग जानते नहीं है, उनको लगता है सब मिला के 1 करोड़ इंडिविजुअली। कैसे? आईसीआई ने इसके ऊपर गाइडेंस नोट निकाल रखा है। सीए लोग आईसीआई को बोले कि अगर ये 1 करोड़ रुपया टोटल का बात है, तब तो फिर हम लोग मर जाएंगे, बिकॉज हम तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे ऑडिट में इतना। तो आईसीआई ने बोला नहीं इंडिविजुअली 1 करोड़ तब बताना है, वरना बताने की जरूरत नहीं है। एक तो सीए चुगली करना नहीं चाहता, सरकार चाहती है यू डू फ्रॉड रिपोर्टिंग टू सरकार की क्या चुगली चाला चल रहा है, और सीए चुगली करना चाहता नहीं है, बिकॉज सीए का 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, इसमें एक होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, और नाम बदनाम होता है कि भाई आप तो आते हो सारा अंदर का बाहर बात लीक करते हो, फिर आपको और काम करने वगैरह मुश्किल होता है। समझ रहे हो? वो बोलते हैं डोंट वॉश योर डर्टी लिनेन इन द पब्लिक, ऐसा कुछ वैसा है। तो सीए बताने में इंटरेस्टेड नहीं है, ऊपर से ये सेक्शन होता है नहीं बताओगे तो सजा मिलेगी। तो आईसीआई ने इस सेक्शन को टोन डाउन कर दिया, बोला इंडिविजुअली 1 करोड़ या उससे ऊपर का मिले तो बताना, वरना नहीं। ठीक है, इंडिविजुअली वर्ड पे बहुत फोकस है, वो लॉ में लिखा हुआ भी है। फ्रॉड किसने किसके साथ किया? कंपनी के ही एम्प्लॉय ऑफिसर ने कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। सबसे पहला काम मैं ऑडिट कमेटी बीओडी को बता दूंगा इमीडिएटली विदिन 2 डेज। फिर मैं 45 डेज तक उनका इंतजार करूंगा कि वो मेरे इस डिस्क्लोजर का क्या रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे मैं उनको बोलूंगा ना, आपके एचआर मैनेजर ने चोरी किया है, आपका जो एचआर मैनेजर है ना वो लोगों से रिश्वत ले लेकर नौकरी लगवाया कंपनी में, और उसका रिश्वत का अमाउंट मैं टोटल कर रहा था 1 करोड़ पार हो गया। तो कंपनी वाले भी हक्के बक्के रह गए, 5 लाख की सैलरी वाला एचआर 1 करोड़ प्लस का फ्रॉड कर दिया है कंपनी में। तो अब जब मैं उनको बताऊंगा तो आई विल एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम देम कि वो लोग एचआर मैनेजर को फायर किए, उसके खिलाफ एक्शन लिए हैं। तो आई विल वेट फॉर 45 डेज। तो 2 + 45 47 डेज। ठीक है, एट द एंड ऑफ द 45th डे अगर कोई जवाब नहीं आता है तो फिर जवाब नहीं आने पे मैं तुरंत एडीडी 4 जमा कर दूंगा। और अगर बीच में उनका जवाब आ जाता है तो जिस दिन जवाब आया वहां से 15 दिन के अंदर मुझे एडीडी 4 जमा करना है। जवाब अगर आ गया बीओडी का तो 15 दिन के अंदर, और एंड तक जवाब ही नहीं आया तो हाथों हाथ फिर 15 वेट ना करो। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म जमा होगा। अरे यार ऑनलाइन फॉर्म जमा होगा एडीडी 4। अब वो स्पीड पोस्ट वगैरह सब बंद हो गया। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आ गया। क्लियर है ना? अच्छा, अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो तब तो जमा नहीं करना है, तब खाली सीजी को बता देना, सॉरी बीओडी को बता देना विदिन 2 डेज। 3 चीज बताओगे, नैप, नेचर ऑफ द फ्रॉड, अमाउंट ऑफ द फ्रॉड, पार्टी इन्वॉल्व, और वो लोग बोर्ड रिपोर्ट में 4 चीज डिस्कस करेंगे, नैपर, नेचर, अमाउंट, पार्टी एंड रेमेडियल एक्शन टेकन। इस पे क्वेश्चन आया था कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या बताना है। ओके, ये जिम्मेदारी सीएस और सीएमए में भी है। सीएस लोग करते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट, सीएमए करता है कॉस्ट ऑडिट, उन पे भी जिम्मेदारी है। अगर आप ये फ्रॉड डिस्क्लोज नहीं करो तो सजा कितनी है? 5 लाख रुपया। लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रहे हो, 5 लाख रुपया, अनलिस्टेड किए तो 1 लाख रुपया पेनल्टी है। दैट वाज 143, बड़ा सेक्शन है। अच्छा, 143 यहाँ 5-6 पेज का है। ऑडिट सब्जेक्ट में उन्होंने यहीं से 2 पेज निकाल के डाला है खाली, बाकी ये चैप्टर ऑडिट में नहीं है। पर ये सेक्शन 143 का 2 पेज ऑडिट किताब में मिलेगा, इसी से है वो। 144 कर चुके, ऊपर आओ। 145, हु विल साइन द ऑडिट रिपोर्ट? पार्टनर विल साइन द रिपोर्ट। अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न का खतरा बताया है तो उसको एजीएम में रीड आउट करके सुनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
ऑडिटर को एजीएम की सारी नोटिस मिलेगी, या तो खुद जाएगा या अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा। ऑडिटर का रिप्रेजेंटेटिव कोई नॉर्मल बंदा नहीं होगा, फर्म का कोई दूसरा पार्टनर होगा, ठीक है। इसमें भी बहुत मिस इंटरप्रिटेशन होता है, स्टूडेंट लोग गलत समझ लेते हैं, वो बोलते हैं किसी को भेज देंगे, अरे किसी को नहीं, पार्टनर या कोई दूसरा पार्टनर, साफ नियम है। हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हु शैल आल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, वो पार्टनर लेवल का ही होता है। तो या तो ये पार्टनर जाए या कोई दूसरे पार्टनर को भेजे, बेटर होगा भाई खुद ही जाओ, ठीक है। लेकिन वो तब होता है जब 2-4 क्लाइंट्स का एजीएम सेम डे क्लैश कर गया, ठीक है ना, तब किसके में जाएं। तो ज़्यादा जहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम्स है वहाँ जाएंगे, जहाँ नॉर्मल वहाँ जाने की के बदले आप दूसरे पार्टनर को भेज सकते हो। अच्छा, सीए एजीएम में पहुँचा और वो शेयर होल्डर्स के साथ ऑडिट रिलेटेड कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, कर सकता है क्या? यस, ही हैज़ द राइट टू बी हर्ड, ठीक है। 147 पेनल्टी का पोर्शन है, ये भी अगेन बहुत खतरनाक है, बहुत पूछते हैं वो लोग, तो ये पेनल्टी याद करनी है। येलो येलो दिख रहा है पूरा। अगर सीए ने सेक्शन नंबर 139 का वायलेशन किया मतलब अपॉइंटमेंट, 144 का किया मतलब एडोएम्स, 145 का किया है मतलब साइनिंग एंड रीडिंग, तब सजा कितनी मिलेगी? ठीक है, 25,000 मिनिमम और मैक्सिमम 5 लाख और 4 टाइम्स द रेमुनरेशन, ठीक है। और अगर सीए ने जानबूझ के ये कांड किया है तो डबल कर दो, 25,000 का 50,000, ठीक है। 4 टाइम्स रेमुनरेशन के बदले 8 टाइम्स, बस 5 लाख का डबल नहीं है, स्क्वायर है, 25 लाख है, ठीक है। साथ ही साथ ऑडिट फीस विल बी रिफंडेड एंड ही विल पे डैमेजेस टू द कंपनी। ऑडिट फर्म विल, द एंटायर ऑडिट फर्म विल बी जॉइंटली लायबल टू पे द पेनल्टी, पर जेल केवल जो कंसर्न पार्टनर है वही जाएगा, सब कोई जेल नहीं जाएंगे। यहां पे जेल भी था, जानबूझ के अगर धोखाधड़ी किया है तो 1 साल तक की जेल है। तो जेल केवल कंसर्न पार्टनर खुद जाता है, पूरा फर्म को साथ में लेके नहीं जाएगा, चलो अंदर चलो अच्छा लगेगा। सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, पर फिर भी बोलना पड़ेगा। कॉस्ट ऑडिट सीएमए लोग कर सकते हैं, सीएमए इन प्रैक्टिस, वी कांट डू दैट, ठीक है। इसमें एक समरी चार्ट बनाया मैंने, बहुत जबरदस्त, ध्यान सुनो। पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं। भारत सरकार ने 39 इंडस्ट्रीज की एक लिस्ट बना रखी है, केवल उन इंडस्ट्रीज को ही कॉस्ट रिकॉर्ड्स अलग से मेंटेन करने पड़ते हैं, सबको नहीं। उस 39 इंडस्ट्रीज का 2 पार्ट में डिवीजन है, 6 एंड 33। 6 रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज अंडर टेबल ए एंड 33 अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रीज अंडर टेबल बी। टेबल ए में 6 एग्जांपल दिख रहा है आपको, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, यही सब तो इंपॉर्टेंट है बॉस, है ना, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बाकी टेबल बी में 33 इंडस्ट्रीज है, मिल्क, स्टील, ये सब है, ओके। समरी चार्ट क्या है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन करना है और कॉस्ट ऑडिट किसका होगा? A company which belongs to any of those 39 industries and which has a overall turnover of 35 CR, उनको कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, ये पहले। अब कॉस्ट ऑडिट होगा कि नहीं वो देखते हैं। अगर उस कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ऊपर है और जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, टेबल ए टेबल बी वाले प्रोडक्ट्स, उनका टर्नओवर 25 करोड़ या उसके ऊपर है, तब टेबल ए वाले का सिर्फ कॉस्ट ऑडिट होगा, टेबल बी वाले का कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। और अगर उनका फिगर ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ एंड कवर टर्नओवर 50 करोड़ पार चला गया, तब टेबल ए और टेबल बी दोनों प्रोडक्ट्स का कॉस्ट ऑडिट होगा। ये मैं क्यों समझा रहा हूं? कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिकॉर्ड अलग होता है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स प्रोडक्ट वाइज बनते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट्स और फाइनेंशियल ऑडिट जो मैं इतने समय से पढ़ाता हूं वो प्रोडक्ट वाइज नहीं होता, वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, जबकि कॉस्ट रिकॉर्ड प्रोडक्ट वाइज होता है, कॉस्ट ऑडिट प्रोडक्ट वाइज होता है। तो टेबल, एक कंपनी है, सोचो एक कंपनी है जो शुगर बनाती है, शुगर टेबल ए में आएगा। वो कंपनी दूध भी बनाती है, दूध टेबल बी में आएगा। और वो कंपनी कॉस्मेटिक भी बनाती है जो कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो शुगर, मिल्क और क्या नाम है, कॉस्मेटिक का मिला के टर्नओवर 50 करोड़ के पार है
एंड शुगर और मिल्क का टर्नओवर मिला के 25 करोड़ के पार है, तो सिर्फ टेबल ए यानी शुगर वाले का कॉस्ट ऑडिट होगा, सिर्फ शुगर वाले का, मिल्क का नहीं। लेकिन अगर तीनों प्रोडक्ट का मिला के टर्नओवर 100 करोड़ और शुगर और मिल्क का मिला के 50 करोड़, तब शुगर का भी कॉस्ट ऑडिट होगा और मिल्क का भी कॉस्ट ऑडिट किया जाएगा। 35 करोड़, ठीक है, तब दोनों का कॉस्ट ऑडिट होगा। कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कब होता है? फाइनेंशियल ईयर कमेंस होने के बाद। आप कभी भी बीआर कॉस्ट ऑडिटर का ना शेयर होल्डर से कोई लेना देना होता ही नहीं है। कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट भी शेयर होल्डर्स के पास नहीं जाती, इट इज सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल, इट इज गिवन ओनली टू द कंपनी एंड अ कॉपी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट आप लोग नहीं करते एजीएम में, कौन करता है? ये लोग करते हैं, बीआरएन बीएम पास करके। कॉस्ट ऑडिटर 1 साल के लिए आता है, ये 5 साल के लिए नहीं आता। एजीएम से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसका साइकिल एजीएम टू एजीएम होता भी नहीं है। बीआरएन बीएम पास करके लोग कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करते हैं और एक फॉर्म होता है CRA2 जमा कर देते हैं विद इन 30 days ऑफ बीआर। The form CRA2 shall be filed with ROC within 180 days of commencement of financial year or 30 days of board resolution board meeting whichever is earlier। मतलब 180 दिन के अंदर कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। और ये अपनी रिपोर्ट कब दे देगा? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 180 दिन के अंदर अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दे देगा। इसकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको देने वाला है? फॉर्म नंबर CRA3 गवर्नमेंट को देगा और BOD को। अगर इसने अपने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी नेगेटिव रिमार्क दिया है ना, तो BOD 30 डेज के अंदर उसका एक्सप्लेनेशन देगी इन CRA4 टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बस यही था कॉस्ट ऑडिट। ओके, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर नंबर 10।